एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था और वो भागते हुए कहीं दूर जा रहा था। लेकिन उसके जिस्म पर इतने वार किए गए थे कि वो चलते चलते वहाँ पर गिर जाता है और उसी की थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसके हाथ में तलवार थी और इस बंदे का नाम टियान यूशी था। और वो जियान से कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम खुद को टॉप डिसेबल बताने लगे। लेकिन आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। तुम टियानी माउंटेन के फर्स्ट डिसेबल कहलाने के लायक भी नहीं हो। ज़रा मुझे अच्छे से देख लो, मैं हूँ टियानी शी जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। तुम क्या ही कर सकते हो मेरा, तुम्हें जो खाना है वो खा लो। और मैंने ही तुम्हारी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं वही इंसान हूँ जिसको तुमने हरा कर उसका मजाक बना दिया था। तभी जियान यांग कहने लगता है, अगर तुमने मुझे धोखे से ना हराया होता तो मैं तुम्हारे शहर में हर जगह तुम्हारी तारीफें कर रहा होता। लेकिन तुम तो एक कायर हो जिसने मुझे पीछे से हमला करके हराया है। तुम तो सिर्फ एक कायर हो जो धोखे से भी वार कर सकते हो। ये सुन के टियान यूशी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर पाँव रख देता है। उसके जख्मों को वहाँ पे दबाने लगता है जिससे जियान यांग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वो चिल्ला रहा होता है दर्द के, जहाँ पर टियान उससे कहता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी अभी जान लेकर तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। मैं चाहता हूँ तुम कुत्ते की तरह ज़िंदगी गुजारो, एक तड़प तड़प कर मरते रहो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि जलील होना कैसा लगता है। और यान यहाँ पर चाह कर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें वहाँ पर एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम लियार होता है और उसके हाथों में मेडिसिन्स होती हैं जो कि यान के लिए लेकर आई थी। वो कह रही होती है, मेरी कितनी किस्मत ख़राब है कि मुझे जैसे घटिया लूज़र इंसान के लिए दवाइयाँ लानी पड़ रही हैं। पता नहीं हमारे मास्टर ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया, तुम जैसे लूज़र को उसने अपनी फैमिली का दामाद बना लिया। और तुम हमारी टांग फैमिली में पिछले 1 साल से पड़े हुए हो और टांग फैमिली के टुकड़ों पर पलते आ रहे हो। यकीन मानो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं किसी कुएं में कूदकर अपनी जान ले लेती, लेकिन तुम जैसे बेशर्म से तो इतना भी नहीं हो सकता। और ये कहकर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। फिर हम यान को देखते हैं जो अपने बिस्तर से उठ जाता है और मेडिसिन लेने चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही मेडिसिन उठाता है तो उसे समझ आ जाता है इन लोगों ने दवाई में फिर से कुछ मिला दिया है ताकि यान मेडिसिन ना ले और वो बीमारी पड़ा रहे। वो लोग ये चाहते हैं कि यान कभी भी ठीक ना हो पाए। तभी जियांग यान को उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे टियानशी ने उसे मारकर उसकी हालत ऐसे ख़राब कर दी। अब उसे अपनी सारी उम्र के लिए ऐसे यदमरा रहना पड़ेगा। यान जो कि एक ज़माने में टैलेंटेड इंसान माना जाता था, लेकिन आज उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा होता है। तभी उसको किसी की आवाज़ होती है। कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लग जाता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, जिस पर फिर से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे गले में पहने हुए पेंडेंट से बात कर रही हूँ। ये कहते उसके सामने एक वाइट एनर्जी नज़र आती है। तभी फेरी जियान के सामने आ जाती है। जियांग यान उस फेरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाता है और उस फेरी को जियांग की हालत देखकर उस पर काफ़ी ज़्यादा ही तरस आने लगता है। और वो कहती है कि तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और तुम्हारी फाउंडेशन भी क्योटिक हो चुकी है। सच बताऊं तो तुम काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्वॉर्ड सोलबोर्न ने तुम्हें अपना मास्टर क्यों चुना। तभी जियान उससे पूछता है कि आप हो कौन और मेरे पेंडेंट में कैसे आ गई। तभी फेरी उसे बताने लगती है कि मेरा नाम मेई है और मैं हेवनली स्वॉर्ड मेई की मास्टर हूँ और इस यूनिवर्स की सारी स्वॉर्ड टेक्निक मुझसे ही कमांड लेती हैं। लेकिन 10,000 साल पहले मुझे किसी अपने ने ही धोखा दे दिया था, जिस वजह से मैंने अपनी फिजिकल बॉडी खो दी और उसी वक्त से मैं इसी सोलबोर्न के अंदर थी। लेकिन बच्चे, तुम क्या मुझे बता सकते हो कि ये स्वॉर्ड सोलबोर्न तुम्हें कहाँ से मिला। तभी जियांग उसे बताता है कि ये पेंडेंट तो मुझे मेरी माँ ने अपनी मौत से पहले दिया था। फेरी में जियांग की मदर के बारे में सुनती है तो वो थोड़ा सोचने लगती है, लेकिन वो जियांग को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। तभी वो जियांग से कहती है कि बच्चे, तुम क्या अपनी ब्लड लाइन को रिपेयर करके सुप्रीम स्वॉर्ड वे को सीखना चाहते हो। जिस पर जियांग कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तो सीखना चाहता हूँ। जिस पर वो फेरी को बताता है कि 1 साल पहले किसी ने मेरी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते ही मैं अपनी जियांग फैमिली पर ही बोझ बन गया था, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे एक यूजलेस इंसान समझ के मुझे टांग फैमिली की एक यंग लेडी के साथ शादी करा दी।
और इससे 1 साल में टांग फैमिली ने मेरे साथ बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें की हैं। अगर टांग फैमिली को मेरी जियांग फैमिली का डर ना होता तो मुझे अब तक मार चुके होते। अब मैं बार बार जलील होकर थक चुका हूँ, मुझे अपना बदला लेना है। मैं अपनी पावर दोबारा से हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अभी फेरी में उससे कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को ठीक करके तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा और बदले में तुम मेरे लिए कुछ सोल ऑब्जेक्ट कलेक्ट करोगे ताकि मैं भी अपनी सोल और बॉडी को दोबारा से रीबिल्ड कर सकूं। अगर तुम्हें मेरी ये शर्तें मंजूर है तो मेरे सामने झुककर मेरे को अपना मास्टर मान लो। ये सुनते ही जियांग यान भी उसके सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको अपना मास्टर मानता हूँ। तभी उससे फेरी कहती है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड मेरिडियन को मर्ज करने में हेल्प करूँगी, जिस पर जियांग भी राजी हो जाता है। के बाद फेरी उसकी स्वॉर्ड मेरिडियन को फोर्ज करने में लग जाती है और इस प्रोसेस में जियांग के आसपास चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी घूम रही होती है, साथ में उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और तभी जियांग की बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है। आसमान में बहुत सारी तलवारें भी उड़ती हुई दिखती हैं। सारी टांग फैमिली के मेनर्स के सामने आ जाती हैं। टांग फैमिली का हेड देखकर कहता है कि ये सारा कुछ ज़ीरुआन की कल्टीवेशन की वजह से ही हो रहा होगा। इस पर उनका बेटा उन्हें बताने लगता है कि ज़ीरुआन हेवन मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन कर रही होगी और मुझे लगता है उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया ही होगा और ये उसी वजह से हो रहा है। और ये सुनकर टियान फैमिली के हेड टियानसू को काफ़ी ज़्यादा यकीन हो जाता है कि ये ज़ीरुआन की कल्टीवेशन की वजह से ही हुआ है। और दूसरी तरफ ज़ीरुआन भी इस फिनोमिना को देखकर कह रही होती है कि मैंने भी अभी कल्टीवेशन कर ली है, लेकिन ये हेवनली फिनोमिना मेरी वजह से नहीं आया और पता नहीं ये किसकी वजह से हुआ है। और ये कहती वो फायर स्वॉर्ड यांग के कमरे में आकर हिट कर जाती है। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है। यान के आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है और यान इसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन जियान यांग अपने आसपास देखता है तो उसकी मास्टर वहाँ पर नहीं होती। तो वो फिर कमरे से बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि उसकी मास्टर वहाँ पर छत पर खड़ी होती हैं। अपनी मास्टर को जाकर बताने लगता है कि मैंने अपनी इटर्नल स्वॉर्ड मेरिडियन को फोर्ज कर लिया है। तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी जियांग अपनी पावर्स को चेक करने लगता है तो अपने आसपास की सारी जगह को महसूस कर पा रहा होता है। वो अपने आसपास की हर लिविंग बीइंग थिंग को फील कर पा रहा था और साथ में उसकी ये आयली ताकत पिछली पावर से भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तभी उसकी मास्टर उसे बताने लगती है कि इटर्नल स्वॉर्ड मेरिडियन इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ही अलग है और साथ ही में उसे बताने लगती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड इंटीरियर मेरिडियन इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और अब तुम मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं ट्रांसेंडेंट स्वॉर्ड कल्टीवेटर बन चुके हो। मार्शल आर्ट एज अ फाउंडेशन यूज़ करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन को रिफाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। तुम सोल इंटेंट के पहले लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी पावर्स 1 स्टार ग्रैंड मास्टर के बराबर की होगी। साथ ही में अपनी स्वॉर्ड आसमान को हिट करके यान को दिखा देती है कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर कितने ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और फिर वो जियांग से कहती है अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो तो तुम भी इतने पावरफुल बन सकते हो। जिस पर जियांग कहने लगता है कि वो भी मन लगा के प्रैक्टिस करने वाला है कि एक दिन मैं टियान को अच्छा से सबक सिखा पाऊँ। तभी फेरी उसे बताने लगी कि तुम्हें कल डीमन कोर्स के फायर एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करना होगा। जितने हायर ग्रेड के एट्रीब्यूट्स खरीद सकते हो वो तुम्हारे फायदे में ही रहेंगे। एक बार तुम्हें वो एट्रीब्यूट्स मिल जाएं तो मैं तुम्हारे लिए फायर बॉडी फोर्ज करूँगी। इतने में वहाँ पे वो सर्वेंट लियार आ जाती है तो फेरी उसे देखकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो सर्वेंट जियांग से कहती है कि सेकंड मिस तुम्हें याद कर रही हैं, जल्दी से मेरे साथ चलो। जियांग उसे फॉलो करते हुए सेकंड मिस के पास पहुंच जाता है। जियांग जैसे कमरे में एंटर करता है तो लियार वो सर्वेंट पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी जियांग को सर्वेंट पे ऊपर शक होने लग जाता है और साथ ही में वो सामने देखता है कि सेकंड मिस शियार वहाँ पर सो रही है। तभी जियांग कहता है अगर सेकंड मिस ने मुझे बुलाया है तो वो यहाँ पे सो क्यों रही हैं। तभी वो शियार के चैम्बर में एंटर करता है तो वो देखता है कि शियार की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। तभी फेरी उसे बताती है कि इस बंदी को यहाँ पे पॉइजन दिया गया है। पॉइजन इतने खतरनाक तरीके से फैल चुका है कि ये कभी भी मर सकती है। ये सुनते ही यान काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो डरने लगता है और वो फिर फेरी से कहता है कि मास्टर क्या आप इसे बचा सकती हो। जिस पर वो फेरी कहती है ये ना मेरी फैमिली की मेम्बर है और ना ही मेरी दोस्त, तो मैं इसकी जान क्यों बचाऊँ। तभी जियांग यान उसे बताता है कि ये लड़की वो इतनी बुरी नहीं है, पूरी टांग फैमिली में इसी ने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था
और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि इसकी ज़िंदगी इससे छीन ली जाए। तो जियांग यान की बातें सुनकर उसकी मास्टर वहाँ पर एग्री हो जाती है, लेकिन उसकी वहाँ पर 2 कंडीशंस थी। पहली यह है कि जियांग को उसके लिए सोल एट्रीब्यूट 1 महीने के अंदर ही ढूंढना होगा। दूसरी ये है कि जियांग को 1 साल के अंदर ही स्वॉर्ड इंटेंट रियल्म के पीक पर पहुंचना होगा। तो जियांग ये सुनकर उसके साथ एग्री हो जाता है। तभी फेरी कहते हैं कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा तो कर पाओगे ना। तो जियांग कहता है हाँ, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है, मैं अपने वादे से नहीं मुकरने वाला, मैं किसी भी कीमत पर अपना वादा पूरा करके रहूँगा। फेरी अपनी पावर का यूज़ करते हुए शिराओ को हेल्प करना शुरू कर देती है। वो उसे हील कर रही होती है पॉइजन से। तो वो फेरी बताती है कि ये अवेकन होने वाली है, लेकिन इसकी बॉडी से पॉइजन पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है और बाकी का बचा हुआ पॉइजन जियांग तुम्हें ही हटाना होगा। और वो ये कहती वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है, क्योंकि वो शियाओ के सामने नहीं आना चाहती थी। और उतने में शियार को भी होश आ जाता है और शियार जैसे उठती है तो वो जियांग से कहने लगती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। शियार जियांग को अपने रूम में देखकर चिल्लाने ही वाली होती है। जियांग उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहने लगता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो शियार भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद यान उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है। लियार मुझे तुम्हारे रूम में लेकर आई थी कि वो कह रही थी कि तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो तुम बेहोश थी, तुम्हें पॉइजन दिया गया था। तभी शियार उसे बताती है कि लेकिन मैंने तुम्हें मिलने नहीं बुलाया था। जब शियार अपनी बॉडी पर पॉइजन के निशान देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वो सोच रही होती है कि उसे पॉइजन किसने ही दिया होगा, लेकिन यान सारी प्लानिंग समझ जाता है। वो कहने लगता है यह पक्का सर्वेंट लियार का काम होगा, वो मुझे फंसाने के लिए तुम्हें पॉइजन दे दिया ताकि वो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सके। तभी शियार को याद आता है कि उसने एक सूप पिया था जो कि उसे सर्वेंट नहीं दिया था और शायद उसी के अंदर ही कोई पॉइजन मिलाया हुआ था। तभी यान उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में अभी भी कुछ पॉइजन रहता है, तो वो उसे काउंटर करने के लिए बैठ जाता है। तभी यान अपनी स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी का चैनल करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वहाँ पर सारा पॉइजन वैनिश हो जाता है तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर वो सर्वेंट लियार अपने 2 साथियों को लेकर आ जाती है और वो जियांग के ऊपर वहाँ पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि ये सारा कुछ उसने सेकंड लेडी शियार के साथ किया है। तो ये कहते वो दोनों सर्वेंट भी जियांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इतने में जियांग अपना एक स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करता है, उन तीनों को वहाँ पर कमरे से दूर उठा के फेंक देता है। साथ ही वो उन तीनों से पूछता है कि तुम शियार को नुकसान क्यों पहुँचाना चाहते थे। उन तीनों ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हुए यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जियांग अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को यूज़ करते हुए अपनी एक फॉर्मेशन टेक्निक को यूज़ करता है, जिससे वो कई ज़्यादा तलवारों से एक ही साथ उन बीस्ट पर हमला करता है और वो सारे बीस्ट वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका असर उन तीनों कल्टीवेटर्स के ऊपर भी पड़ जाता है, लेकिन उन्हें तो अभी तक भी समझ नहीं आ रहा था कि जियांग ने अपनी पावर्स को रिकवर कब किया। लेकिन जियांग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे सब्र की भी एक लिमिट है। तो वो उनसे काफ़ी गुस्से में कहता है कि मुझे सच से बताओ, तुम शियार को मारकर उसकी मौत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगाना चाहते थे। लेकिन लियार तो अभी भी झूठ बोल रही होती है। वो कहने लगती है कि ये सारा तुमने किया और हम पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हो। तुम चाहे जितना भी हमें मार लो, लेकिन हम कुछ भी नहीं करने वाले। अगर सोचो हमने यह बात फर्स्ट मिस को बता दी तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी जियांग। भी जियांग अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रखकर कहता है कि मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। वो तुम ही लड़की थी जो मुझे शियार के रूम में लेकर गई थी और तुम ही लोगों ने मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश की है। तो मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या थे। तो जियांग की स्वॉर्ड अपनी गर्दन के इतने पास देख उस सर्वेंट की हवा निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है अगर वो सच नहीं बोलेगी तो वो वहाँ पे मारी जा सकती है। वो घबराते हुए कह रही होती है कि सबके पीछे मैं नहीं कोई और है, लेकिन उससे पहले वो किसी का नाम भी ले पाती। उसके साथी ने वहाँ पर किसी नीडर को खींच के उसकी जान ले ली। जियांग अचानक से शौक हो जाता है कि इसकी ये मर कैसे गई। इतने में वहाँ पर टांग फैमिली का हेड अपनी बेटी के साथ ज़ीरोआन के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वो कल्टीवेटर से लीडर को बताने लगता है कि जियांग ने आपकी बेटी को पॉइजन देकर उसे जान से मारने की कोशिश की है। जब हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उस बात से मुकर गया और उसने हमारी सर्वेंट को भी मार दिया है। लियार उसे अपने हाथों से सजा देना चाहती थी, लेकिन उसने लियार का ये हाल कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद वो फैमिली हेड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भड़कते हुए कहता है जल्दी से मुझे सच बताओ, जो ये बंदा कह रहा है क्या ये सच है। जियांग तुमने ये सच में किया है। और साथ ही में अपनी फायर पावर का यूज़ करते हुए जियांग के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन यान ने उसके अटैक को बड़ी इजीली डॉज कर लिया। होंग टाई को बताने की कोशिश कर रहा था कि लोग मुझे फंसा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
ना ही मैंने शियार की जान लेने की कोशिश की है और ना ही इसी सर्वेंट को मैंने मारा है। लेकिन वो लीडर उसकी बातों पर यकीन करना ही नहीं चाह रहा था। अभी जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ आप हमेशा से ही मुझे लूजर समझते थे, लेकिन अगर मेरी जियांग फैमिली इतनी ज़्यादा ताकतवर ना होती तो आप मुझे यहाँ से कब का निकाल देते। लेकिन अभी आपको एक परफेक्ट मौका मिल चुका है मुझे यहाँ से धक्के मार के निकालने का। इसी वजह से आप इस मौके को हाथ से नहीं निकालने चाहते। तभी ज़ीरो-1 वहाँ पर कहने लगती है कि तुम मेरे फादर पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और इसी लड़की के साथ 1 साल पहले जियांग की शादी की गई थी। जियांग भी कहने लगता है कि 1 साल के अंदर तुमने कभी भी मुझे एज अ हस्बैंड ट्रीट नहीं किया, तो मैं भी तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट क्यों ही करूं? उन्होंने हमेशा ही मुझे टॉर्चर किया है। तभी उसकी बातें सुन के एल्डर वहाँ पे कहने लगता है कि हमने तो बहुत ही खुदगर्ज इंसान को ही पनाह दे दी, तो हमारे रहम के भी काबिल नहीं हो। वो इतने में गुस्से में आकर जियांग यान के ऊपर बहुत ही अटैक करना शुरू कर देता है। वो लगातार कई सारे अटैक करे जा रहा था, लेकिन जियांग भी उस अटैक को डॉज कर रहा था बड़ी इजीली। तो यांग ने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। जो सब कुछ देखकर ज़ीरो भी काफ़ी हैरान थी और वो होंगटाई भी बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक कर पाते। तभी शियार को होश आ जाता है और वो अपने फादर को बताने लगती है कि जियांग ने मेरे को कुछ भी नहीं किया, उसने उल्टा मेरी जान बचाने की कोशिश की है। दरअसल मुझे लियार और इसी कल्टीवेटर ने हर्ट किया था और इन लोगों ने ही मुझे पॉइजन दिया था। ब्रदर जियांग अगर टाइम पे नहीं आते तो मैं कब का मर चुकी होती, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। तभी ज़ीरो-1 जाकर अपनी छोटी सिस्टर को वहाँ पर संभालने लगती है। शियारो से बताने लगती है कि इन दोनों ने मुझे पॉइजन दिया था, अगर ब्रदर यांग टाइम पर नहीं आते तो मैं कब का मर जाती। ये सुनते ही होंगटाई उन दोनों से पूछने लगता है कि क्या ये सच है, तो मुझे बताओ तुम दोनों ने मेरी बेटी को नुकसान क्यों पहुंचाया। हालांकि वो दोनों भी इस बात से मुकर रहे होते कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी शियारो ने बता दिया कि कैसे इन दोनों ने सूप पिलाकर ये पॉइजन दिया। फाइनली वहाँ पर एक सर्वेंट सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है और वो होंगटाई से कहता है कि उसे एक बंदे ने ऐसा काम करने के लिए कहा था, वरना हम तो कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाते। इतने में वो सर्वेंट उसका नाम बता पाता तो उसके दूसरे साथी ने उसकी वहीं पर ही जान ले ली। वो गुस्से से होंगटाई से कहता है कि देखते जाओ तुम्हारी कैसी पूरी टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय होता हुआ। इतना कहते ही उसने अपने खंजर को खुद के अंदर ही घोंप के अपनी जान ले ली। और ये सारा इंसिडेंट देखने के बाद वो होंगटाई अपनी बेटी से कहता है कि ऐसा कौन है जो हमारी टांग फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है तुम उस बंदे का पता लगाओ, मैं उसके अपने हाथों से जान लेना पसंद करूँगा। जियार कहने लगती है कि मैं शियार को अपने साथ अपनी मार्शल एकेडमी में ले जाना चाहूँगी, वहाँ पर मैं शियार को ट्रेनिंग भी करा सकती हूँ और उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ और उसका यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तो होंगटाई भी उसकी बातों पर राजी हो जाता है, लेकिन वहीं पर ही जियांग आ जाता है और वो भी कहता है कि मैं भी स्टार क्लाउड एकेडमी में जाना चाहता हूँ। जो ये सुनते ही वहाँ पर वो तीनों लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि होंगटाई का रवैया काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, क्योंकि यांग ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। वहीं पर यांग सोचने लगता है अगर मुझे स्टार क्लाउड एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है तो मैं वहाँ के रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकता हूँ, साथ ही फेरी मास्टर के लिए सोल आर्टिफैक्ट भी ढूंढना आसान हो जाएगा। तभी वहाँ पर ज़ीरो-1 से कहने लगती है तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हस्बैंड जैसा ट्रीट नहीं करती, तुम अचानक से मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हो। यान भी अपने मन में सोच रहा था कि अब इसका मैं क्या ही जवाब दूँ। शियार बीच में कहती है कि भाई ने मेरी जान बचाई तो आप इतना तो कर ही सकती हैं। तो अब होंगटाई को भी यांग से कोई भी एतराज़ नहीं होता, तो वहाँ पर ज़ीरो-1 एकेडमी में ले जाने के लिए उसको रेडी हो जाती है, लेकिन उसकी वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन उसकी ये होती है कि यान वहाँ पर एकेडमी में किसी को भी नहीं बताया गया कि ज़ीरो-1 उसकी वाइफ है, और ज़ीरो-1 वहाँ की मास्टर होने के बावजूद भी यान की वहाँ पर कोई भी मदद नहीं करेगी। यान को वहाँ पर सब कुछ अपने बलबूते पर ही हासिल करना होगा। यान भी उसके लिए तुरंत ही राजी हो जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियांग वहाँ पर नहा रहा होता है, यहाँ पर वो उस सर्वेंट लियार के बारे में और उस कल्टीवेटर के बारे में ही सोच रहा होता है, आखिर वो लोग किसके लिए ही काम कर रहे होंगे, आखिर में वो पर्सन कौन ही होगा जो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और इतने में वो फेरी वहाँ पर आ जाती है और उस जियांग से पूछ रही होती है क्या वो ज़ीरो-1 तुम्हारी वाइफ है। जियांग अपनी मास्टर को देखता है तो अपनी इज्जत ढकते हुए कहता है कि मास्टर मैं अभी नहा रहा हूँ, सब इस टाइम पर बाहर चली जाएं। तो वो फेरी मास्टर भी उसे टीज करते हुए कहती है कि मैं उस स्वॉर्ड सोल बोन में काफ़ी अच्छे से कैद थी, मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ, तुम्हारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो मैंने ना देखा हो।
तो मेरे सामने कोई भी हेजिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यानी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शर्म के मारे लाल हो जाता है। जो मास्टर फेरी उसे बताने लगती है कि वो 01 काफ़ी ज़्यादा कोल्ड नेचर की है, पता नहीं तुमने उसके साथ शादी क्यों ही कर ली। तो यान फेरी को बताने लगता है कि हमारी शादी टांग फैमिली के पेट्रियार्क शाओटियान ने कराई थी, लेकिन इसके पीछे की वजह तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है उन लोगों ने हमारी जियांग फैमिली का नाम और इन्फ्लुएंस देखकर ये रिश्ता किया हो। मेरी जियांग फैमिली इंपीरियल कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है और इसी वजह से टांग फैमिली अभी तक मुझे बर्दाश्त करती आ रही थी। भले ही 01 ने मुझसे शादी ज़रूर की थी, लेकिन उसने आज तक मुझे कभी अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि उसने मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट उसने तो एक बार मेरी जान भी बचाई थी। तो मास्टर फेरी उसे बताने लगती कि तुम अब मेरे डिसाइपल हो। एक दिन तुम स्वॉर्डमैनशिप की पीक पर ज़रूर पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है। और उससे तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो तुम्हें रिजेक्ट कर पाए। इनफैक्ट हो सकता है कि हेवनली फेरीज भी तुमसे अट्रैक्ट हो जाएं। इसलिए तुम 01 से दूर रहो, मुझे वो बंदी ठीक नहीं लग रही। तो जियांग अपनी मास्टर से प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान देगा और मेरे दिल में उसके लिए कोई भी इमोशंस नहीं है। इसी वजह से फेरी भी अब कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती है और उससे कहते हैं कि फायर एट्रीब्यूट्स वाले डीमन कोर भी लेकर आ जाना, तुम्हारी फायर एलिमेंट शॉर्ट बॉडी को फोर्स करेंगे। अगले दिन ये स्टार किलर मार्शल शेक में पहुंच जाते हैं और ये लोग जैसे ही हॉल में जाते हैं तो इनकी मुलाकात मास्टर हांग से हो जाती है और वो 01 से बताता है कि उससे मिलने के लिए मास्टर जिनफेंग आया है। लेकिन 01 उस बंदे के आने की वजह से काफ़ी खुश नहीं लग रही थी। असल में वो लिन फैमिली का एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर है। वो कमज़ोर लोगों को बुली करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेकिन 01 तो उस बंदे से मिलना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उस बंदे की लिन फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से 01 के पास अब कोई भी और ऑप्शन नहीं होता। जैसे ही 01 से मिलने जा रही होती है तो शियार भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ जियांग भी ये जानना चाहता था कि उस इविल बंदे को 01 से क्या ही काम है। तो फिर ये तीनों उस यंग मास्टर से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। हालांकि वो हॉल मास्टर जियांग को वहाँ पर भेजना नहीं चाहता था। वो तो उसकी बेइज्जती करते हुए कहते तुम उसके जूते बराबर भी नहीं हो, तो वहाँ पर क्यों ही जाओगे। 01 उस हॉल मास्टर को कुछ कहने के बजाय यान से ही कहने लगती है अगर तुम खुद को जलील करवाना चाहते हो तो वहाँ आ सकते हो। इसके बाद वहाँ पर 01 गेस्ट हॉल में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो लिन शाओफेन उसका इंतज़ार कर रहा था। तो 01 उससे पूछती कि मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन वो जियार को गलत इशारों से देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है यांग और शीरा। इस बंदे को पता होता है जियांग और 01 की शादी हुई है, तो वो जानबूझ के यांग के सामने ये कहने लगता है कि अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन के पीक पर पहुंचने में मदद करूंगा। इस पर 01 उसे कहने लगती कि मैं स्टार क्लाउड एकेडमी की मास्टर हूँ, कोई मामूली फैमिली की स्टेट्स नहीं जहाँ पर तुम आकर बदतमीजी कर सकते हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम अपने बर्ताव को सुधार लो, वरना इसका अगली बार अंजाम और भी बुरा हो सकता है। जिस पर शाओफेंग कहने लगता है कि तुम तो बेवजह मुझ पर नाराज़ हो रही हो, मैं तो बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस जियांग के साथ तुम्हारी मंगनी तोड़वा सकता हूँ। लेकिन इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि इनकी मंगनी नहीं शादी हुई है। वहाँ पर दूसरी तरफ जियांग को भी इस बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो आज पहले दिन इस सेट पर कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। और दूसरी तरफ शियार भी शाओफेंग के ऊपर चिल्लाने लगती है ये हमारी फैमिली का आपसी मामला है, तो तुम इसमें बीच में दखल ना ही दो तो अच्छा है। तुम एक आउटसाइडर के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तो तुम फालतू में अपनी नाक क्यों ही उड़ा रहे हो। और उसकी बातें सुनने के बाद शाओफेंग तो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है तुम इस बंदे को फैमिली का मेंबर क्यों ही मान रहे हो, तो सिर्फ एक ही लूजर है। इसने तो अभी तक अपनी ब्लड लाइन को भी अवेकन नहीं किया और इस बंदे की इतनी औकात भी नहीं थी कि 01 के साथ शादी कर पाए। और उसके बाद शाओफेंग कहने लगता है कि मुझे वैसे भी एक कुत्ता पालना, अगर जियांग यान इंटरेस्टेड है तो मैं इसे 2 वक्त की रोटी भी दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर जियांग यान अपनी आइज़ को एक्टिवेट करते हुए उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता नहीं तुम मेरी शादी के बारे में इतनी क्यों ही फिक्र कर रहे हो, तुम तो खुद भी मौत की कगार पर खड़े हो। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पर ही ध्यान देना चाहिए ना कि दूसरों पर। ये बात सुनते ही वो जियांग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है गुस्से से तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मुझे कर्ज कर सको, जैसे कच्चे इंसान को तो मैं अपनी एक हाथ से ही मरोड़ कर मार दूँ। लेकिन यान उसकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो उससे कहता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे सर में कुछ इक्विपमेंट्स पे तुम्हें दर्द हो रहा होगा, जिसके चलते तुम रात को ठीक से सो भी नहीं पाते।
क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर तुम्हें नींद आ भी जाए तो तुम्हें डरावने नाइटमेयर्स आते हैं। कि ये बात सुनने के बाद शॉफिन काफ़ी ज़्यादा ही भड़क जाता है। वो उल्टा कहने लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम फालतू मोल्टी सीधी बातें ना ही करो तो अच्छा है। यहाँ पे वो अपना स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे समन करने वाला था, लेकिन तभी जीरो बीच में जाकर उसके अटैक को वहाँ पर फेल कर देती है। वो वहाँ पर गुस्से से कहने लगती है कि शॉफिन, तुम यहाँ पर अपनी मर्दमाजी नहीं कर सकते। यहाँ पर शॉफिन कहने लगता है कि इस बंदे ने मुझे यहाँ पर कर्ज किया था। इसकी बातें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही थी कि इसने हमसे क्या कहा? मैं यहाँ पर लिंक फैमिली का यंग मास्टर और अपनी ऐसी रेपुटेशन को डैमेज होता हुआ नहीं देख सकता। पर यांग कहने लगता है कि लिन शॉफिन में यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल रहा। और वो कहने लगता है कि तुम्हारा फोरहेड डार्क हो चुका है और हाल ही में मेरे ख्याल से तुमने किसी को ख़त्म किया था और किसी शख्स ने मरने से पहले तुम पर यह कर्ज लगा दिया। और यहाँ पर शॉफिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि जियांग को ये सारी बातें कैसे पता चल गई। उसके तो वहाँ पर डर के हमारे पसीने छूटने लगते हैं। मैं तुम्हारे सिम्टम्स देखकर ही पता कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तुम्हें किसी एक इविल स्पिरिट ने पोजेस किया है और उस इविल स्पिरिट तुम्हारी सारी की एनर्जी को खा जाएगा। जिस दिन वो सारी एनर्जी खा गया तो उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। इनफैक्ट कोई भी ग्रेट इमॉर्टल तुम्हें यहाँ पर बचा नहीं पाएगा। पर शॉफिन काफ़ी ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है और उसकी यह हालत देखकर शिया और जिया इरफान क्योंकि वहाँ पर हंसी निकल जाती है। ये बंदा हमेशा दूसरों को बुली करता था, लेकिन आज देखो यान ने इसको काफ़ी अच्छा सबक सिखाया है आज। जी हाँ, वहाँ पर शॉफिंग से कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें तो अभी तक पता भी नहीं चला कि तुम एक कर्स्ड हो चुके हो। उससे कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम अपने इक्विपमेंट को हल्का सा प्रेस करो। अगर तुम्हें वहाँ पर हल्की सी भी तकलीफ होती है तो तुम समझ जाना कि तुम पोजेस हो चुके हो। यहाँ पर शॉफिन उसकी बात मानते हुए अपने इक्विपमेंट्स को प्रेस करता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा ही दर्द होता है। वहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहने लगता है ये तो वाकई में सच है, मैं किसी इविल स्पिरिट की वजह से पोजेस हो चुका हूँ। तो जियांग उससे कहने लगता है कि सुनो मेरी बात, अगर तुम बुरी काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। तो तुम सिर्फ घर जाकर अपनी मौत का इंतज़ार ही कर सकते हो। ये सुनने के बाद शॉफिन भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहने लगता है कि सिर्फ जीरो की वजह से मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। आज तुम तो मेरे हाथों मरने वाले थे। इसके बाद वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। उसके जाने के बाद शियार वहाँ से जियांग यान से पूछने लगती है कि जीजू, आपने जो से बोला क्या वो सब सच है? तो जियांग कहने लगता है कि हाँ वो सब सच था, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर भी नहीं हूँ। जो भी पर्सन काफ़ी वक्त से बीमार होता है कॉम्प्लेक्शन भी डल हो जाता है। तो मैंने तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया था, हालांकि जियांग को पता होता है उसने जो भी बोला है वो सच बोला है, क्योंकि जियांग के पास जो सोल बोन है उसमें दूसरों के इलनेस को ट्रेस करने की एबिलिटी है। वो इस एबिलिटी से सामने वाले के बंदे की बीमारी के बारे में पता कर सकता है और ये इस बात को सीक्रेट रखना चाहता है। तो वो कहने लगता है कि शॉफिंग ने हमेशा ही इविल काम किए हैं, इसलिए मैंने उसे बेवजह ही डरा दिया था। दूसरी तरफ हम शॉफिंग को देखते हैं जो अपने सर्वेंट से कह रहा होता है कि रेड मून अकेडमी से सबसे काबिल और टॉप लेवल के हीलर को बुलाओ, क्योंकि मैं खुद का चेकअप करवाना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं सबसे पहले हील हो गया तो मैं इस जियांग को ख़त्म कर दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं जीरो वन जियांग की एबिलिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो ये बात दिखाना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट वो तो जियांग को अपनी कल्टीवेशन करने पर इंसिस्ट कर रही होती है ताकि वो किसी से बेवजह दुश्मनी ना ले। के बाद वो एल्डर होंग को ऑर्डर देती है कि वो
शियार वहाँ पर अपनी सिस्टर से कहती है कि सिस्टर आप उसे डिसेबल बनने से क्यों रोक रही हो, उसके पास एबिलिटीज़ भी और वो डिसेबल बनने के काबिल भी है और वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो ज़ीरो उसे बताती है कि पहले ही मैं यहाँ पर मास्टर हूँ, लेकिन कई लोग मुझसे मेरी पोजीशन ही छीनना चाहते हैं और मैंने यहाँ तक पहुँचने में कड़ी मेहनत करी है, इसलिए मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकती जिससे मेरी पोजीशन मुझसे छीन ली जाए। और वैसे भी मैं जियांग की हर बार मदद नहीं कर पाऊंगी और उसे खुद को काबिल बनाना पड़ेगा ताकि जो लोग उसे लूज़र समझते हैं उनके मुंह पर ताले लग जाएं। वैसे भी जिन लोगों को पता है यांग और मेरी मंगनी में वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये तो अच्छा हुआ उन लोगों को हमारी शादी की खबर नहीं मिली, वरना तो वो लोग मेरा जीना ही हराम कर देंगे। दूसरी तरफ वो एल्डर वांग को दिखते जो कि जियांग को एग्जामिनेशन हॉल में लेकर आ गया था। वो यहाँ पर जियांग को बताता था यहाँ पर इल्यूजन फॉर्म सेटअप है, अगर तुम इसे पार कर गए तो मैं तुम्हें डिसेबल बनने का ट्रायल का मौका दूंगा। और जियांग को ये बात पता होती है इल्यूजन फॉर्मेशन कई सारे ट्रैप से भरा हुआ है और इसमें अगर एक बार कुछ चला गया तो वो बिना इंजर्ड हुए बाहर नहीं आ सकता। तो अपनी मास्टर से कहता है कि आप इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में मेरी हेल्प करोगी कि इनर डिसेबल बनने के लिए ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एक बार इनर डिसेबल बन गया तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो उसकी मास्टर फिर उसे कहने लगती है तुम इसे एक बार ब्रेक करने की कोशिश करना, अगर तुमसे ये नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इसलिए जियांग तुरंत ही उस इनर फॉर्मेशन में पहुंच जाता है। वहाँ से टोटली इन्वायरमेंट लावा की तरह दिखाई देता है और जैसे जियांग अंदर घुसता है तो उसे आग में डालकर भून देते हैं, जिससे जियांग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। जिस पर मास्टर फेरी उसे बताती है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, तुम अपने डाउ हार्ट को इससे अफेक्ट मत होने देना। जियांग उस पेन को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता है, साथ पर उसके ऊपर जो भी हमले हो रहे होते हैं तो वो उसके अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। और दूसरी तरफ होंग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको कह रहा होता है आखिर ये बंदा इस फॉर्मेशन में इंजर्ड क्यों नहीं हुआ, और लेकिन कोई नहीं है, इस बार ये बंदा यहाँ पर बच नहीं सकता। और होंग उस फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हुए उसके अंदर एक पपेट भेज देता है, जो देखकर जियांग यान भी वहाँ पर हैरान हो जाता है। इन मास्टर फेरी जियांग को अपनी स्वॉर्ड इंटेंट देते हुए उस पपेट को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके चलते वहाँ पर जियांग उस इल्यूजन फॉर्मेशन को पास करते हुए वहाँ पर बाहर आ जाता है। होंग को वहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह बंदा फॉर्मेशन को पास करके बाहर कैसे आ गया। जियांग उस होंग मास्टर से कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाएं। पर होंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि बच्चे मुझे सच बताओ क्या तुम एक फॉर्मेशन मास्टर हो। पर वो कहने लगता है कि नहीं, लेकिन ऐसी बेकार सी फॉर्मेशन मुझे नहीं हरा सकती। तो होंग मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी ब्लड लाइन अभी तक आगे कि नहीं हुई है। डिसेबल के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए तुम्हारे पास एक एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए, इसलिए मैं ये डिवाइन टेक्निक तुम्हें देना चाहता हूँ और इसे ग्रीन टाइगर सील भी कहा जाता है। और इसके मास्टर करने के बाद तुम छोटी मोटी मिस्ट्री को आसानी से पार कर सकते हो। तो जियांग भी इस स्क्रॉल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसको ये बात पता होती है कि एल्डर होंग के इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश होगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं यांग जियान उस एल्डर के दिए हुए स्क्रॉल को प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो जानता था इस एल्डर के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है, क्योंकि ये बंदा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब जियांग उस स्क्रॉल को ओपन करता है तो उसको एक टाइगर सील दिखाई देती है। जियांग को पता होता है ये तो खतरनाक जरूर होगा, लेकिन जियांग को एक इनर डिसेबल बनना था तो उसने ये रिस्क उठा लिया। वो तुरंत ही उस स्किल को मास्टर करने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पर एक ग्रीन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। ग्रीन फॉर्मेशन के अंदर एक ग्रीन टाइगर भी अपीयर होता है, लेकिन वो जियांग के ऊपर अटैक करने के बजाय उसको अपनी पावर्स देने लग जाता है, जो देख के एल्डर होंग के वहाँ पर होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर जियांग ने उस कुछ ही पलों के अंदर उस टेक्निक को मास्टर करके उसको यूज कर लिया था। उसने पिलर की तरफ एम करते हुए उसको उधर रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ये सब देख के एल्डर काफी दंग रह जाता है। उसके हिसाब से इस पावर को मास्टर करने के लिए डिवाइन अर्थ और डिवाइन हेवन की पावर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वही लोग इसको मास्टर कर सकते हैं जिनके पास परफेक्शन लेवल की सुपर पावर्स हों, लेकिन इस बंदे ने 30 सेकंड के अंदर इस चीज़ को मास्टर कर लिया। लेकिन होंग को लग रहा होता है कि जियांग इस सील की वजह से इंजर्ड हो जाएगा, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो जाता है, जिस पर वो एल्डर जियांग से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इस सील को कैसे सीख लिया। पर जियांग जवाब देते हुए कहते हैं कि सीनियर ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बस ट्राई किया और वो हो गया। भी अगर सच बताऊं तो 1 साल बाद किसी स्किल को ट्राई किया है और मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक बारी में कामयाब हो जाऊंगा। खैर, जब मैंने आपका ये ग्रीन टाइगर सील सीख लिया है तो आप मुझे
आप भी मुझे इनर डिसेबल बना लीजिए। लेकिन वो होंग तो चाहता ही नहीं था कि ये बंदा यहाँ का इनर डिसेबल बने, इसलिए उसने जियांग को साफ साफ मना कर दिया। और वो कहने लगता कि मेरे ख्याल से तुमने यहाँ पर कोई चीटिंग की है, इसलिए मैं दोबारा से तुम्हारा टेस्ट लूँगा। जिस पर जियांग कहने लगता है कि पता नहीं सीनियर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तो आपके सामने ही सारा कुछ किया है। मैंने आपके सामने ही दोनों असाइनमेंट्स क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे तो लगता है ये स्टार क्लाउड एकेडमी के रूल्स के खिलाफ होगा। जिस पर एल्डर होंग कहने लगता है कि यहाँ के रूल्स तो सिर्फ हम बनाते हैं, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने कोई चीटिंग की है, और इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और अगर तुम मना करोगे तो उसको तुम्हारा फेलियर समझ के तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस पर जियांग कहने लगता है कि एल्डर होंगे, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरी मैजिकल पावर का टेस्ट लेने का कोई मोड ही नहीं बनता। अगर मैं टेस्ट दूंगा तो आप मुझे फिर से ही चीटर बुला के मुझे यहाँ से निकाल दोगे। इसका तो फिर से कोई फायदा ही नहीं होने वाला। और ये बात सुनते होंग को हंसी आने लगती है और कहता है अच्छा हुआ कि तुमने हार मान ली, क्योंकि तुम इनर पैलेस के डिसेबल बनने के लायक ही नहीं हो। अगर तुम्हें आउटर डिसेबल बनना है तो मैं तुम्हारा नाम अभी ही रजिस्टर कर लूँगा। पर जियांग कहने लगता है कि मैं अपना हक कभी भी नहीं छोड़ता। अगर जो चीज़ मुझे हासिल करनी है तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। और इस एग्ज़ाम को मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पास किया था। ना तो जिद पर ही अड़े और उस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो, तो ना हम किसी और ही रास्ते का यूज़ करके इस सिचुएशन को हैंडल करें। मैंने सुना है जिंगजिन फ्रैक्चर में किसी को भी ऊपर लेवल पर जाने के लिए 5 सितारों से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उसे 5 स्टार से रिकग्नाइजेशन मिल जाए तो वो आगे जा सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि उन 5 स्टार को हमारे स्टार किंग और 4 मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों ना मैं उन्हीं से ही अप्रूवल ले लूँ। अगर उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ तो ही वो लोग मुझे अप्रूव कर लेंगे। लेकिन उसके बाद आपको मुझे इनर डिसेबल बनाना ही होगा, और फिर इनर पैलेस में जाकर मुझे आप कल्टीवेशन करने से नहीं रोक सकते। और ये बात सुनते ही होंग टाई की वहाँ पर हंसी छूट जाती है, और वो कहता है कि वो बच्चे तुम्हें क्या सच में लगता है कि स्टार किंग जवान तुम्हें रिकॉग्नाइज करने आ रहे हैं? वहाँ पर बड़े कल्टीवेटर्स को भी इतना भाव नहीं देता तो तुम क्यों क्या ही चीज़ हो। लेकिन जियांग को वहाँ पर खुद पर काफ़ी ही यकीन होता है, और वो कहता है एल्डर किंग मैं जानता हूँ वो मुझे ज़रूर से अप्रूव करेंगे। अगर वो नहीं करते तो मैं इस सिटी को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। और ये बात सुनते ही होंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि ये बंदा यहाँ से दफ़ा हो जाए। उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है बच्चे, मैं भी देखता हूँ तुम स्टार किंग और उनके असिस्टेंट से कैसे अप्रूवल लेते हो। इसके बाद वो उसी हॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्टार किंग का स्टेचू मौजूद था, और वो कहते हैं कि यह जिंगून कंट्री के सबसे पहले लॉर्ड जिंगवान, और इन्हें यहाँ पर स्टार किंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एल्डर होंग जियांग को बता रहे थे कि तुम कभी भी स्टार किंग को अवेकन नहीं कर सकते, लेकिन तुम अगर उन्हें अवेकन करके
और मैं जानता हूँ तुम्हें स्टार किंग से कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। जिस पर जियांग कहने लगता है कि एल्डर मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूँगा। अगर आपको मुझ पे सच में या कोई यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही स्टार किंग से बात कर लें। अगर उन लोगों ने हाँ बोला तो आप मुझे इनर पैलेस में जाने के लिए परमिशन दे देना। और ये बात सुनते ही होंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, जिस पर वो गुस्से से कहता है बच्चे मैं तेरी टांगे तोड़ने वाला हूँ। अगर स्टार किंग और उसके मिनिस्टर तुम्हारी मदद करने आ गए तो मैं समझ जाऊंगा उन्होंने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है। लेकिन जियांग ने उसे यहाँ पर अलर्ट किया था कि वो यहाँ पर कोई भी गलती ना करे, लेकिन एल्डर होंग तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो जियांग उसे कहने लगता है कि अगर आपने मुझ पर अटैक किया तो आपको बड़ी डेंजरसली आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन होंग तो अपनी दुनिया में खुश था। वो कहने लगता है बच्चे तुमने मेरे सामने जुबान चला के बहुत ही बड़ी गलती कर ली है। इतनी बड़ी गलती तुमने कैसे कर ली। वो फिर अपना अटैक रेडी करते हुए के ऊपर रिलीज करने की कोशिश करता है और एल्डर होंग देखता है कि वो जियांग को टच भी नहीं कर पा रहा। और इतने में स्टार किंग की आंखों से एक स्प्लैश अटैक निकलता है और हमें एल्डर होंग की तरफ जाके लगता है। और जैसे अटैक एल्डर होंग को लगता है तो एल्डर होंग पीछे जाकर गिरते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन उसने सारा इल्जाम जियांग के ऊपर लगा दिया। उसे कहने लगता है कि बच्चे तुम मेरे ऊपर इविल टेक्निक का यूज कर रहे हो। अब तो तुम्हें जान से मारना मेरा ही फर्ज बनता है। हम तुम जैसे इविल बच्चे को अपनी एकेडमी में नहीं रख सकते। और वो सीधा यांग के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स खड़ा था और वो एल्डर से कहने लगता है एल्डर आप तो लोगों को बिला वजह तंग करने में माफी माहिर हो। भला मैं आपके ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे ही कर सकता हूँ। साथ ही जियांग ने होंग का अटैक डॉज भी कर लिया था। और जैसे होंग वहाँ पर दूसरा अटैक कर पाता वहाँ पर स्टार किंग की स्पिरिट ने होंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर इतना हैवी प्रेशर रिलीज करता है कि वो बुढ़ा वहाँ पर अपने घुटनों पर आ जाता है। वहाँ पर एल्डर होंग अपनी पूरी ताकत लगा कर उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पर उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन स्टार किंग की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसकी पावर का कोई लेवल मैच ही नहीं हो रहा था। जिस पर जियांग वहाँ पर कहने लगता है कि एल्डर होंग अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा। मुझे वाकई स्टार किंग और उनके मिनिस्टर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। और इस बार होंग को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ जाती है और वो जियांग से कहने लगता है कि हाँ बच्चे मैं जान चुका हूँ तुम्हें उन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। प्लीज अब मुझे इस प्रेशर से तो आज़ाद करवा लो। मुझे पूरा यकीन हो चुका कि तुमने ट्रायल में कोई भी ये गड़बड़ी नहीं की थी। अब तुम ही हो जो स्टार किंग को बता सकते हो कि मैं यहाँ पर मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं अपने किए पे यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। लेकिन जियांग यहाँ पर उससे हर बात क्लियर करना चाहता था और उससे पूछने लगता है कि क्या मैं इनर पैलेस का डिसाइफल बन सकता हूँ। अब मुझे अंदर जाने से रोकोगे तो नहीं ना। जिस पर एल्डर होंग तड़पते हुए कहते हैं हाँ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें अगर बेकर डिसाइफल बन चुके और मैं जीरो को अभी जाकर खबर दे आऊँगा और तुम्हें जल्द से जल्द इनर डिसाइफल का मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। और ये सीन यहीं पर कट होता है। हमें जियांग और जीरोन को दिखाया जाता है और वहाँ उससे वो अपना टोकन लेने आया था जहाँ पर जीरोन उससे कहने लगती वो नहीं जानती कि तुम्हें स्टार किंग ने रिकॉग्नाइज क्यों किया कि तुम तो इतने पावरफुल हो भी नहीं। लेकिन खैर मैं तो उनके डिसीजन के अगेंस्ट जा भी नहीं सकती। मुझे उन पर पूरा यकीन है। बस इतना समझ जाओ कि इनर पैलेस काफी ज्यादा ही खतरनाक है। वहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। इनर डिसाइफल की कल्टीवेशन और पावर को बढ़ाने के लिए वहाँ पर तरह तरह के कंपटीशन किए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिसमें तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाने से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। और मैं तुमसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी नाम की भी और यहाँ की मास्टर भी हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। पर जियांग कहने लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कोई भी सिचुएशन को समझ सकता हूँ और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। जो सुनते ही वहाँ पर जीरो नीरो डिसाइफर का टोकन वहाँ पर समन कर लेती है, जिसे कलेक्ट करते ही वहाँ पर जियांग यहाँ का इनर डिसाइफल बन जाता है। साथ ही वो जीरोन से पूछता है कि मुझे मेरी कल्टीवेशन रिसोर्सेज कब मिलेंगे। ये सुनते ही जीरोन ने अपनी स्पेस रिंग से कल्टीवेशन मटेरियल्स को निकालना शुरू कर दिया। वो जियांग को बताने लगती है कि तुम हमारे स्टार क्लाउड एकेडमी के इनर डिसाइफल बन चुके हो, इसलिए तुम्हें हर महीने ये मटेरियल दिया जाएगा जिसमें तुम्हें मिलने वाले हैं 10 स्पिरिचुअल ग्रासेस और 3-4 और चीज़ें हैं जो तुम्हारी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। लेकिन जियांग यान इन मटेरियल्स को देखकर तो काफ़ी खुश नहीं नज़र आ रहा था। वो जीरोन से कहने लगता है ये तो काफ़ी बेसिक लेवल के मटेरियल्स हैं और जीरोन को उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही हंसी आने लगती है कि उसे जियांग से कोई भी खास उम्मीद नहीं होती कि वो कुछ भी कर पाएगा। लेकिन ये फिर भी हायर लेवल के रिसोर्सेज की मांग कर रहा है। वो उसे बताने लगती है कि हम हायर लेवल के रिसोर्सेज भी ऐसे किसी को नहीं देते।
उसके लिए तुम्हें खुद की काबिलियत को भी साबित करना पड़ेगा। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हुए हमारी स्टार एकेडमी को कुछ एफर्ट्स लगाते हुए तुम कुछ कर सकते हो तो हम तुम्हें हायर अप्स के रिसोर्सेज भी देना चाहेंगे। हम तुम्हें हायर रिसोर्सेज भी देंगे ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी आगे ले जा सको। उसके लिए तुम्हें कड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जियांग यान को डेमोनिक कोर की ज़रूरत थी, लेकिन वो समझ जाता है कि वो उसे यहाँ से तो नहीं मिलने वाला, तो उसे वो सारा मटेरियल खुद ही परचेस करना होगा। अब वो सेक्ट के अंदर पवेलियन में चला जाता है और ये वही जगह थी जहाँ से एलेक्सर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अब जियांग यान के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो हायर लेवल के डेमोनिक कोर को खरीद सके, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ जाती है एल्डर होंग के ऊपर, जो कि कुछ परचेस करने के लिए इस हॉल में आ गया था। और उसको देखते ही जियांग के चेहरे के ऊपर एक इविल स्माइल आ जाती है। एल्डर होंग से कहने लगता है, अरे वाह क्या हसीन इत्तेफाक है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरी आपसे यहाँ से मुलाकात हो जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर होंग जियांग यान को लेकर एक कोर्टयार्ड में पहुंच गया था और उससे कहने लगता कि मैंने तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी कर ली है, मैंने तुम्हें काफ़ी कीमती रिसोर्सेज भी दे दी और ये कोर्टयार्ड भी, ताकि तुम यहाँ पर बिना डिस्टर्ब हुए प्रैक्टिस कर पाओ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि तुम मुझे अभी बिला वजह ब्लैकमेल करना बंद कर दो। और जियांग यान इस कोर्टयार्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो एल्डर होंग से कहने लगता है, आप तो काफ़ी ज़्यादा दयालु निकले, मुझे लगा ही नहीं था कि आप मेरी इतनी सारी मदद करोगे। लेकिन एल्डर होंग को वहाँ पर उसकी तारीफें सुनकर भी गुस्सा आ रहा था कि ये सारा कुछ उसने वहाँ पर स्टार किंग के दर्द के मारे किया था। इसके बाद वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। उसके बाहर जाते वहाँ पर फेरी में आ जाती है जो कि जियांग की मास्टर थी। जियांग वहाँ पर कहने लगता है कि मास्टर, मैं आपके कहने पर फायर एलिमेंट कॉप्स पिल्स लेकर आ चुका हूँ, तो आप मुझे बताएं कि हम फायर एलिमेंट बॉडी को कब कंडेंस करने वाले हैं। और वो फेरी इन डीमन पिल्स को देखकर भी खुश नहीं थी और वो कहने लगती है, ये तो सेकंड रैंकिंग की डिमोनिक पिल्स हैं, इससे हमें उतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना हमें हायर रैंकिंग के पिल्स से मिल सकता था। ये बात सुनकर जियांग भी वहाँ पर मायूस हो जाता है कि उसने बड़ी मेहनत करके इन पिल्स का जुगाड़ किया था। कि एल्डर होंग को चूना लगाना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन फिर ये कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हम इससे भी काम चला लेंगे, तो जल्दी से इन डीमन पिल्स को कंज्यूम करके कल्टीवेशन में बैठ जाओ। और जियांग अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने शुरू कर देता है। फिर उसे बताने लगती है, कंडेंसेशन के प्रोसेस में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस दर्द को झेल पाओ। और जियांग ने वहाँ पर फायर एलिमेंट बॉडी को कंडेंस करना स्टार्ट कर दिया था
वो 5 एलिमेंट्स जियांग की बॉडी में जैसे चलते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और फिर काफ़ी टाइम बाद इस प्रोसेस को झेलने के बाद वहाँ पर फायर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि ये प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज पर पहुँच चुका था। और फिर हम फेरी को देखते जो उन क्रिस्टल्स को रिफाइन करके जियांग की बॉडी में अंदर डाल देती है, जिससे ये फाइनल स्टेज भी पूरी हो जाए। हम जियांग को देखते हैं जिसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। देखते हैं कि 5 कलर की एनर्जी भी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है और इसी तरह से जियांग ने यहाँ पर 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर हम फेरी को देखते जो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी और वो जियांग से कहती है, बताओ तुम्हें 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी मिल चुकी है, तुम्हारी बॉडी में कोई अलग फीलिंग आ रही है इससे? तो जियांग मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भरी हुई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया। ये सुनकर फेरी कहने लगती है कि हमें अगले स्टेज पर भी बढ़ना चाहिए। अब तुम्हारे पास 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी है तो तुम्हें 5 एलिमेंट्स के मेथड को ही फॉलो करना चाहिए। और मास्टर जियांग की बॉडी में अंदर वो स्किल्स पास कर देती है और जियांग को बस इन्हीं स्किल्स को मास्टर करना होगा। और फिर उसे बताती है कि पहले तुम्हें खुद ही इसी टेक्निक को समझना होगा। जितना चाहो कोशिश करो कि तुम खुद के दम पर इन टेक्निक को मास्टर कर पाओ। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। हमारी शॉर्ट बॉडी कंडीशन में मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। बस इतना याद रखना कि तुम्हें तुम्हारे मास्टर के लिए सोल क्रिस्टल्स लाने होंगे, जिससे मैं जितना जल्दी हो सके खुद को रिकवर कर पाऊंगी। और फेरी की ऐसी हालत देखकर जियांग भी काफ़ी पैनिक हो जाता है। उसे कुछ भी करके वहाँ पर सोल क्रिस्टल्स को हासिल करना ही होगा। अब जियांग यहाँ पर इतना सोच ही रहा होता है तो उसे मेन डोर पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। इस पर सेकेंड लेडी शियार उससे वहाँ पर मिलने आई थी। पर जियांग उसे देख के कहने लगता कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? इस घर के बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं था। जिस पर शियार कहने लगती है, वो कहने लगती है कि मैं तो आपके बारे में एल्डर हूँ से पूछ रही थी और उन्होंने मुझे बताया। और वो कहती है, खैर ये देख के मैं यहाँ पे क्या ले आई हूँ। दरअसल शियार यहाँ पे जियांग के लिए कुछ एसेंस पिल्स लेकर आई थी, लेकिन जियांग यहाँ पर उसे पिल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ये कह रहा होता है कि ये पिल्स तुम्हारे ज़्यादा काम आएंगी, इसलिए ये पिल्स मैं अपसेट नहीं कर सकता। लेकिन शियार भी उसकी कहाँ सुनने वाली थी। उसने ज़बरदस्ती से वो पिल उसके हाथों में थमा दी। वो जियांग से कहने लगती, आपको पता है मैं अपनी ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर सकती। ना जाने में कितनी दफ़ा इसमें फेल हो चुकी हूँ, इसलिए मैं ये आपको पिल्स दे रही हूँ। और ये एसेंस पिल्स मेरे किसी भी काम की नहीं है, पर मैं चाहती हूँ ये आप ही कंज्यूम करें। प्लीज़ इससे मेरा फ़ायदा तो नहीं लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। वहाँ पर जियांग भी उसकी बात मान लेता है और ये सारी बातें वहाँ पर फेरी मास्टर भी सुन लेती है, जो कि कहने लगती है कि जियांग तुम्हारी सिस्टर की ब्लड लाइन तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और वो कहने लगती है मेरे ख्याल से उसके बाद डाउग्रेड की लोटस ब्लड लाइन है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा रेयर मानी जाती है। इतना सुनने के बाद जियांग भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है कि उसने भी इस ब्लड लाइन के बारे में एंशिएंट रिकॉर्ड्स में पढ़ रखा था। और वो फेरी को बताने लगता है कि शियार काफ़ी टाइम से अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हमेशा ऐसी भी एक प्रोसेस में फेल हो जाती है। और वो फेरी से हेल्प मांगते हुए कहते हैं कि आप इसकी लड़की की हेल्प कर सकती हो, आपके प्रोसेस के बगैर ये कभी भी मुझे नहीं लगता कि अवेकन कर पाएगी। जिस पर फेरी रिप्लाई देते हुए कहती है, जियांग तुम्हारी मास्टर के पास इतना फेरी टाइम नहीं है, इधर उधर टाइम पास करते हुए नहीं घूम सकती। पर जियांग उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि अगर आप इसकी अवेकनिंग करने में हेल्प करती हो तो मैं आपकी कोई भी 2 रिक्वेस्ट मानने को तैयार हूँ। इस प्रोसेस में शियार की ब्लड लाइन अवेकन हो या ना हो, मैं आपकी फिर भी बात मानने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ आप आखिरी बार मेरी मदद करें। और इतनी मिन्नतों करने के बाद उस फेरी को इसकी बात माननी पड़ती है, जिस पर फेरी मान जाती है और कहती है कि मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके सामने नहीं आना चाहती। इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लेना पड़ेगा। इसके लिए जियांग भी तुरंत ही तैयार हो जाता है। उसके बाद जियांग जाके शिराओ से पूछता है, क्या तुम अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करना चाहती हो? शियार वहाँ पर थोड़ा शौक हुई और बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उसे अवेक नहीं कर सकती। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बता दीजिए। जियांग ने उसे एसेंस पिल्स वापस दी और कहा कि अब तुम्हारी काम आएगी। जियांग जिसकी बॉडी पर फेरी का कंट्रोल था, उसने शेयर की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक की और बताया तुम्हारे पास डाउग्रेड की ब्लू लोटस ब्लड लाइन है, मगर इनहेरिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी की वजह से तुम इसे अवेक नहीं कर पा रही हो। शियार थोड़ी नाराज़ होती है और कहती है कि क्या मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? जियांग ने कहा, नहीं, हमारे पास अभी भी चांस है। मुझे तुम्हारे मेरिडियंस क्लियर करनी होगी और अपनी स्पिरिचुअल पावर से तुम्हारी डेफिशिएंसी को ख़त्म करनी होगी।
जियांग ने मेडिटेंस की जरूरत करना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस कई दिनों तक चलनी थी। जियार ने पहली बार अपने लोटस ब्लड लाइन की हल्की सी पावर को महसूस किया। जियांग ने उसे वापस जाने को कहा ताकि उसे कोई ताने ना मारे। उसने समझाया कि रोज एक इंसेंस पिल कमजोर करनी है ताकि वो उसकी हेल्प करता रहे और शियार भी बहुत खुश हो जाती है। और जियांग ने रिक्वेस्ट की कि सारी बातें को अपनी सिस्टर जियार को मत बताना, ये हमारे सीक्रेट रहेगा। शियार को लगता है कि जियार को बताने से उनका रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन जियांग को सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करना था। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग बेम्बू फॉरेस्ट पहुंच गया था। फेरी ने कहा कि वहाँ एनर्जी चेक करो और यहाँ कल्टीवेशन करने से उसे 5 एलिमेंट स्वॉर्ड के वे 5 टेक्निक बताई। पहली थी सन पियर्सर्स, दूसरी थी मून रिमेनेंट, और तीसरी थी थंडर डेवार, और तीसरी थी स्ले क्रशर, और 5वीं थी फाइनल जजमेंट। फेरी ने कहा कि अभी तुम सिर्फ पहली मूव सन पियर्सर सीख सकते हो। जियांग ने प्रैक्टिस शुरू की और अपनी पुरानी नॉलेज की वजह से जल्दी मास्टर कर लिया। उसने देखा कि पहली मूव इतनी पावरफुल तो आखिरी कितनी पावरफुल होंगी। फिर हम देखते हैं कि अचानक से ज़मीन हिलने लगती है कि फेरी ने पता है उनकी तरफ एक बहुत ही पावरफुल डेमो, मुझे लगता है एक थर्ड हेवनली रैंकिंग का डेमोनिक बीस्ट है, उनके सामने आ गया। यहाँ जियांग थोड़ा सा, लेकिन फेरी उससे कहने लगती है तुम तो मेरे डिसाइपल हो, हर चैलेंज को मुकाबला करो। इस बीस्ट को मारकर इसकी डिमोनिक पिल हासिल करेंगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फेरी ने उसे सन पियर्सर टेक्निक यूज़ करने को कहा। जियांग ने उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया और उसी के साथ लाइन बीस्ट जियांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन जियांग टाइम पर पीछे हट गया। उसके तुरंत बाद लायन बीस्ट सीधा उस पर जंप कर देता है। जियांग भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन तभी एक और कल्टीवेटर पीछे से लायन बीस्ट पर अटैक कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का यूज़ करता है और लायन बीस्ट को पियर्स कर देता है, जिसकी वजह से बीस्ट ज़मीन पर गिर गया था। अब वो लायन बीस्ट जियांग को छोड़कर उस कल्टीवेटर से लड़ने लगता है। उसने तुरंत अपनी पावर एक्यूमुलेट करके उस बंदे पर थंडरबॉल अटैक कर दिया। थंडरबॉल बहुत ही तेज़ी स्पीड से उस कल्टीवेटर की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ पहुँचती है। वो अपने ग्रैंडफादर के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। उसका मास्टर उसे कह रहा था कि यहाँ मत आना। उसी वक्त एल्डर अपनी पावर्स एक्टिवेट करके क्रिसेंट मून स्लैश का यूज़ करके उसके पीठ पर उस बीस्ट पर अटैक कर देते हैं और दोनों अटैक्स वहाँ पर टकराते हैं और एक ज़बरदस्त सा क्लैश होता है। लेकिन एल्डर देखते हैं कि लायन बीस्ट ने उनके क्रिसेंट मून स्लैश को तोड़ दिया और अब वो बीस्ट सीधा एल्डर पर अटैक करने के लिए आ रहा था। ये देखकर एल्डर भी एक सेकंड के लिए पैनिक हो गया था। तभी जियांग ने तुरंत लायन बीस्ट पर जंप लगा दिया और वो बीस्ट के ऊपर चढ़ गया और अपनी स्वॉर्ड से सीधा उसके सर पर घुसा दी। जियांग का मुंह इतना क्लासी था कि लायन बीस्ट वहीं पर ही मर जाता है और इसी के साथ जियांग ने उस एल्डर की भी वहाँ पर जान बचा ली। फिर जियांग ने पूछा, सीनियर आप ठीक तो हैं ना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? फिर एल्डर तुरंत रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, अगर तुम टाइम पर नहीं अटैक करते तो शायद मैं वो बीस्ट मुझे मार डालता। तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। और इतने बड़े एल्डर को अपने सामने झुकते हुए देखकर जियांग को भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है, सीनियर प्लीज़ मुझे थैंक्स मत बोलिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे मुझे इस लायन बीस्ट की गोल्डन हॉर्न और उसकी कोर की ज़रूरत थी, मगर अगर आप परमिशन दे तो मैं इसे ले सकता हूँ। उस एल्डर का नाम शोंग सिया था और उनके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर किंग शुई भी थी। एल्डर शोंग सिया बोलते, इस गोल्डन लाइन को तुमने ही मारा है तो इसकी कोर और हॉर्न पर भी सिर्फ तुम्हारा हक बनता है। मुझसे परमिशन मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। यही सुनते ही जियांग ने उस तुरंत ही गोल्डन लाइन की कोर और हॉर्न को निकाल दिया। फिर एल्डर शोंग सिया बोले, मुझे लगता है कि तुम क्लाउड ड्रीम पवेलियन के कल्टीवेटर हो। क्या तुम यहाँ पे फ्लेम ग्रास ढूंढने आए हो? जियांग ने पहली बार फ्लेम ग्रास का नाम सुना था, इसलिए वो एल्डर से इसके बारे में पूछने लगता है। एल्डर ने तुरंत उसे फ्लेम ग्रास दिखाते हुए कहा, मुझे इस ग्रास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर किंग शुई को हील कर सकूँ। अगर ये मिल जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। जियांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया और किंग शुई को आखिर क्या हुआ। तो तभी मास्टर फेरी ने उसकी सारी बातें सुन ली। फेरी ने जियांग को कहा, उस एल्डर को बता दो कि फ्लेम ग्रास उसकी ग्रैंड डॉटर की जान नहीं बचा सकते। जब जियांग ने फेरी से वो वजह पूछी तो फेरी बताती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को टेम्पररी प्रोसेस करना होगा ताकि मैं उस लड़की को चेक कर सकूं, शायद मैं उसकी इलनेस को हील कर पाऊं।
फिर फेरी ने उस बंदे से कहा, उस बंदे ने जो सोल क्रिस्टल पेंडल पहना है वो मुझे दे दो। उसके बाद मास्टर फेरी ने जियांग की बॉडी को पजेस कर लिया। अब फेरी जियांग की फॉर्म में ही बात करने लगी। उसने कहा, फ्लेम ग्रास सिर्फ सेकंड ग्रेड की स्पिरिचुअल मेडिसिन है, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर की जान बचा सके। ये सुनकर एल्डर सोंगशिया काफ़ी शौक हो जाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तुम किंग शुई की हिडन इलनेस को भी देख सकती हो। जियान जो कि एक्चुअली में फेरी है, उसने जवाब दिया, हाँ हो सकता है तुम्हारी ग्रैंड डॉटर के पास 9 यिन बॉडी हो। यह हज़ारों सालों में सिर्फ एक बार अपीयर होती है, यानी किंग शुई नेचुरल गिफ्टेड है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन लो होने की वजह से वो 9 यिन फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसी वजह से वो फोर्स उसके बोन मैरो तक पहुंच चुकी है। अगर इस फोर्स को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो किंग शुई की जान ले सकती है। यह सब सुनकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें किंग शुई को हील करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो के क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है। तो जियांग बोला, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे वो पेंडेंट क्रिस्टल चाहिए जो उसने पहना हुआ है। किंग शुई ने तुरंत अपना पेंडेंट उतार कर जियांग को दे दिया। क्रिस्टल मिलते ही मास्टर फेरी काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद फेरी ने किंग शुई से कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। है किंग शुई थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और जियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। और जियांग नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। फिर उसने बताया, तुम 3 सालों से निनियन फोर्स को बैकलैश से सफ़र कर रही हो। फिर किंग शुई भी उस कन्फर्म करती है कि वो 3 साल से इस इलनेस से परेशान है। जियांग ने नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो वो कब का मर चुका होता, लेकिन तुमने एलेक्सर पिल और मेडिसिन की हेल्प से 1 स्टार वॉरियर लेवल तक का ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। किंग शुई कहती है, मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने मुझे बचाने के लिए बहुत ही एफर्ट्स मारे हैं। और ये बात सुनकर एल्डर सोंगशिया बोले, तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इस फैमिली की पोलाइटनेस देखकर जियांग भी उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। फिर अगले सीन में हम जियांग अपनी डिवाइन पावर किंग शुई की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, जिससे 9 यिन बैकलैश थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। लेकिन मास्टर फेरी सोल पावर वीक होने की वजह से वो ज़्यादा तक प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकती। इसलिए जियांग ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। कुछ दिनों तक 9 यिन फोर्स तुम्हें तंग नहीं करेगी। 3 दिन बाद मैं फिर से तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा। और किंग शुई की कम्युनिकेशन बीड एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जियांग वहाँ से चला जाता है। बाद में जियांग और स्वर्ड फेरी वापस से कल्टीवेशन करने लगे। फेरी ने क्रिस्टल को रिफाइन किया और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर ली। और दूसरी तरफ वहीं जियांग भी अपनी कल्टीवेशन में बैठ गया और 5 एलिमेंट स्वर्ड डाओ बॉडी को कल्टीवेट कर दिया। थोड़ी देर बाद स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी और 2 स्वॉर्ड फॉर्ज हो गईं, एक दूसरे के अराउंड घूमते हुए मर्ज हो गईं। जियांग ने स्वॉर्ड से एक और पावरफुल स्प्लैश अटैक रिलीज किया। मास्टर फेरी भी उसकी तारीफ करने लगती और कहा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी स्वॉर्ड फोर को सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। फिर उसने बताया कि 5 एलिमेंट स्वॉर्ड डाउ एक सेमी गॉड लेवल की डिवाइन टेक्निक है। अगर इसे एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट किया जाए तो एक स्वॉर्ड स्लैश की लाइट पूरे 9 प्रोविंस तक दिख सकती है। उसके बाद फेरी ने कहा, अब गोल्डन लायन की कोर को रिफाइन करो। फेरी ने अपनी पावर से उस कोर को लाइन फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया और जियांग को उसे निगलना पड़ता है ताकि वो उसकी पावर को रिफाइन कर सके। उसने तुरंत ही गोल्डन लाइन को स्वेलो कर लिया और 5 एलिमेंट डाउ बॉडी को एक्टिवेट कर दी। और थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद गोल्डन लाइन की पावर रिफाइन हो गई। अब जियांग की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ चुकी थी। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि मैं 6 स्टार मार्शल वॉरियर के सामने भी अच्छा खासा टिक सकता हूँ। और अगर वो इसी स्पीड से कल्टीवेट करता रहा तो टियानशिया को भी हराना मुश्किल नहीं होगा। ये वही बंदा है जिसने जियांग को पहले मेरिडियंस तोड़कर उसकी ब्लड लाइन को ख़त्म कर दिया था और उसे बहुत ही ह्यूमिलेट किया। और जियांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो उस इंसल्ट का बदला 1000 गुना लेगा। हमें शियार दिखाई देती है जो सुबह सुबह जियांग से मिलने के लिए आई थी और वो कहती है, जी 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 आप फ्री तो हो ना, आप मेरे साथ चलोगे। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है जियांग ने शर्ट नहीं पहनी थी।
ये देखते ही शियार तुरंत अपना मुंह घुमा लेती है और उधर जियांग भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है, जियार तुम किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए, ये तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं पता। उसके बाद हम जियान को देखते हैं जो अपने कपड़े पहन लेता है और शियार उसे कहती है, बड़े भैया आप मेरे साथ इनर डिसेबल गैदरिंग में चलोगे। तो जियांग वहाँ पर सीधा मना करता है, मुझे इन गैदरिंग्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। लेकिन शियार उसे मनाना शुरू कर देती है, मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती, अगर आप साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी सभी कल्टीवेटर अभी सेक्ट ज्वाइन किया है। तो जियांग उसे समझाता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे कल्टीवेशन करनी है। तब शियार थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है, ठीक है मत आओ, मैं जाके बड़ी बहन को बता दूंगी आपने मुझे बुली किया। ये सुनते ही बेचारा जियांग हैरान रह जाता है, उसे समझ में आता है कि शियार को उसको मैनिपुलेट करना आ गया है। वो कहता है, ठीक है इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन आगे ये ड्रामा नहीं चलेगा। ये सुनते ही शियार काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हमें इनर डिसेबल्स की गैदरिंग दिखाई जाती है, सभी नए डिसेबल वहाँ पर मौजूद थे। तभी शियार और जियांग वहाँ पर पहुँचते हैं, सब डिसेबलों ने देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। शियार सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, ये मेरे सीनियर ब्रदर जियांग जियान है, इन्होंने भी हमारे रिसेंटली सेक्ट ज्वाइन किया है। एक लड़की मजाक में बोलती है, वाह तुम्हारे सीनियर तो काफ़ी हैंडसम है, अगर उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे इनसे दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यार तुरंत बोल पड़ती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं, तुम में से कोई भी मेरे सीनियर ब्रदर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इसके बाद वहाँ दोनों बैठ जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा था वाइटियान, उसने जियांग को देखते ही वहाँ पे पहचान लिया और वो बोला, जियान मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे दिखोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम जैसा सड़क चाप कुत्ते ने भी खुद को इतना अपग्रेड कैसे कर लिया, सालों तक तुम टांग फैमिली के टुकड़ों पर पलते रहे और आज स्टार क्लाउड फ्रैक्शन में इनर डिसेबल बन गए। तो जियांग उसे पहली बार देख रहा था और वो कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वाइटियान हंसकर कहता है, ड्रामा बंद करो। फिर वो सब डिसेबल जियांग के पास्ट बताने लगता है, ये बंदा बहुत एरोगेंट था, इसने मेरे सीनियर टियानशु को चैलेंज किया था और मेरे सीनियर ने इसकी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय करके इसका घमंड तोड़ दिया और ये इतना वीक हो गया था कि टियानी मार्शल एकेडमी ने इसे धक्के मार के निकाल दिया। एक वक्त ऐसा था कि ये खुद को जीनियस कहता था, लेकिन बाद में एकेडमी का जोक बन गया। और ये सुनकर वहाँ पर शियार काफ़ी भड़क जाती है, वो गुस्से में कहती है, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने लिमिट क्रॉस की तो अच्छा नहीं होगा, मेरे सीनियर का पास्ट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अभी तो उनसे माफ़ी मांग लो। लेकिन वाइटियान मना कर देता है, शियार तुम इसकी सीधी शक्ल देखकर धोखा खा गई हो, इसकी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो सेक्ट का डिसेबल हो ही नहीं सकता, ज़रूर इसने चीटिंग की है। अब वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आती वहाँ पर जियांग को अजीब नज़रों से देखने लगती हैं और जियांग को भी वहाँ पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन शियार का पेशेंस ख़त्म हो चुका था। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ग्रेट हो, मुझे पता है कि टियानी मार्शल एकेडमी से निकाल दिया गया था। सब डिसाइल और वाइटियान को घूरना लगते हैं। वाइटियान डिफेंड करते हुए बोलता है कि मुझे निकाला नहीं गया था, मैंने खुद एकेडमी छोड़ दी थी और अब जियान का केस अलग है, उसे लूज़र समझकर निकाला गया था, इस कचरे ने मेरी कंपैरिजन मत करो। शियार हंस कर कहती है, जिसके घर शीशे का होता है वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, लेकिन असली लूज़र तुम हो, तुम हेवन पाथ में चैलेंज से डर के भाग गए थे, इसलिए सेक्ट ने तुम्हें निकाल दिया। ये सुनते ही वेटियन का खून खोल जाता है। वो शियार बोलती है, मेरे सीनियर जियांग तुमसे 1000 गुना बेहतर हैं, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो टांग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन वेटियन जिद पर अड़ जाता है। शियार गुस्से में कहती है, ठीक है फिर देखना टांग फैमिली तुम्हारी कैसे बैंड बजाएगी। उसके बाद शियार वहाँ पर जियांग से कहती है, मुझे यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं, चलो वापस चलते हैं। तो जियांग भी वहाँ पर कहता है, वैसे भी मुझे यहाँ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक और बंदा एंट्री करता है, विलेन, और वेटियान उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि विलेन उसका कज़न था। और विलेन शियार से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर मिलोगे, चलो एक कप चाय हो जाए। शियार ताना मारकर कहती है, तुम्हारे साथ चाय पीने से अच्छा मैं जहर पी लूँ।
लेकिन वेलिन जिद करता है चाहे तो तुम्हें मेरे साथ ही पीनी होगी, वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। फिर वहाँ पे एक डिसाइपल बोलता है, हम स्टार किलर फैक्शन के इनर डिसाइपल्स हैं और तुम हमें बुली नहीं कर सकते। वेलिन गुस्से में अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है, इसका मुंह तोड़ दो। सर्वेंट तुरंत उस डिसाइपल पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। वेटियान सबको इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरा कज़न वेलिन है, रिडम सिटी के पावरफुल कल्टीवेटर में से एक और रैम्पेज गैंग का लीडर। ये सुन के वहाँ पे सब डिसाइपल्स डरने लगते हैं। वेलिन शियार की तरफ बढ़ता है और शियार भी डर के पीछे हटने लगती है। वेलिन कहता है, अब तुम मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करोगी या नहीं। वो शियार को वहाँ पर छूने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग गुस्से में उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि उसने मना किया है तो ज़बरदस्ती मत करो, हमें जाने दो। तो वेलिन गुस्से में कहता है, ये जंगली कुत्ता कौन है जो मेरे सामने भौंक रहा है। वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जियांग पर अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक होने से पहले ही जियांग अपनी सोड एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और एक ही ट्रैक में सर्वेंट को दूर फेंक देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और वेटियान भी हैरान रह जाता है, इसकी ब्लड लाइन तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। तो जियांग वहाँ पर कामली बोलता है, अब हम जा सकते हैं या और रुकना पड़ेगा। वेलिन गुस्से में जियांग पर अटैक करता है, दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जियांग उसके सारे अटैक डॉज कर देता है और काउंटर करता है। दोनों के पंचेस टकराते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर का ब्लास्ट वेलिन को पीछे ढकेल देता है। अब वेलिन को समझ आ जाता है कि जियांग को लाइटली नहीं लेना चाहिए था। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसे रोक लेता है और फोर्स करके घुटनों पर गिरा देता है और वेलिन की वहाँ पर सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। वो गुस्से में बोलता है, आज जो तुमने किया है उसका बदला ज़रूर लूँगा। तो जियांग वहाँ पर हंस कर कहता है, ज़्यादा मत भौंको, जब मैं ना बोलूँ तो मुंह मत खोलना, और उसके सर पर थप्पड़ मारकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। वेटियान धमकी देता है, तुम्हें पता है ना तुमने किसका अपमान किया है, मेरे भाई रैम्पेज गैंग का मेंबर है। जियांग एक ही स्ट्राइक में उसको भी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है और फिर शियारो से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते जाते जियांग वहाँ से वेलिन से कहता है, चाहे तुम किसी भी गैंग के मेंबर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम कभी भी आ जाना। उसके बाद जियांग वहाँ से शियार को लेकर चला जाता। फिर हमें सिटी लॉर्ड का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर वेजिन नाम के एक घमंडी बंदे की एंट्री हो गई। वो अपने सर्वेंट से बड़े ही रूड तरीके से साइड में हटाते हुए सिटी लॉर्ड के पास पहुंच गया। तो सिटी लॉर्ड जोर से बताता है, वेजिन तुम्हें अपना ये रवैया कंट्रोल में रखना होगा, हमारे सिटी मर्किसों को ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जब एल्डर सोंगशिया यहाँ पर आएंगे तब उनके सामने अच्छे से बर्ताव करना, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं, फिर तो मैं सिटी लॉर्ड होके भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो वेजिन तुरंत ही सिटी लॉर्ड के सामने माफ़ी मांगते हुए कहता है, अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया, मैं तो उस सोंगशिया के सामने काफ़ी अच्छे से पेश आऊँगा। और उतने ही में सोंग फैमिली की कैरियर जो वहाँ पर पहुँच गई। दरअसल सिटी लॉर्ड उन्हें स्वागत करने के लिए बाहर खड़ा था और अब एल्डर सोंगशिया वहाँ आते ही लॉर्ड उनका स्वागत करते हैं। गाइस, ये एल्डर वही है जिनकी जान ने मदद की थी और इनकी बेटी की जान बचाई थी, सॉरी बेटी नहीं पोती की, और साथ ही उसने किंग शुई की 9 थंडर बॉडी को बैकलैश को भी सप्रेस किया था। अब यहाँ पर एल्डर सोंगशिया सिटी के लॉर्ड जू को बताने लगे, आज मैं कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आया, बल्कि हम दोनों तो यहाँ पर एक ट्रिप पर आए हैं। जो सुनते ही वेजिन तुरंत ही सामने आकर एल्डर सोंगशिया को ग्रीट करता है। दरअसल ये बंदा रैम्पेज गैंग का लीडर है और इसी वजह से इसका बर्ताव काफ़ी ज़्यादा ही रूड था। भले ही वेजिन एल्डर सोंगशिया के सामने काफ़ी अच्छे से बर्ताव कर रहा था, लेकिन एल्डर सोंगशिया और किंगशी उसकी हरकतों से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ थे। वहीं पर सिटी लॉर्ड जू किंगशी के इलनेस के बारे में पूछ रहा था, तो एल्डर सोंगशिया उसे बताने लगे कि हेवंस की तो हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। दरअसल हम दोनों एक ट्रिप पर थे और इसी दौरान एक यंग कल्टीवेटर से हमारी मुलाकात हुई। उसी बंदे ने अपनी पावर्स का यूज़ करते किंगशी की इलनेस को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया। जो सुनते ही लॉर्ड जू काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो गया। वो कह रहा था कि ये बहुत ही अच्छी खबर है, अगर मिस किंगशी की इलनेस क्योर हो गई तो वो कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को हासिल कर सकती है।
मैं तो हेवन से उनके लिए प्रे करूँगा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। साथ ही लॉर्ड जू बता रहा होता कि आपके आने की खुशी में ऑलरेडी दावत की प्रिपरेशन हो गई थी, तो प्लीज़ अंदर आकर दावत का मज़ा उठाइए। तो सभी लोग का रवैया देखकर हमें पता चलता है कि एल्डर सोंगशिया कोई मामूली एल्डर तो नहीं है। उनकी कोई ख़ास पोजीशन है जो कि काफ़ी हाई लेवल की है। और अब सीन शिफ्ट होता है टांग फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि अपने बेटे शियार को देखकर काफ़ी डांट रहा होता है। वो उससे पूछता है, बताओ इनर डिसेबल गैदरिंग में ऐसा क्या हुआ जो तुमने वेलिन के साथ झगड़े किए। तो शियार अपने फादर को बताती है कि वेलिन एक नंबर का कमीना है, वो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती ड्रिंक पर बुलाना चाहता था और जब मैंने मना किया तो उसने दूसरे डिसेबल्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये तो हुआ ही था, मेरे साथ जी जाती थे, वरना तो वो बंदा मेरे साथ ज़बरदस्ती का था। सीरियन यान जियांग ने मुझे प्रोटेक्ट किया और वेलिंग के साथ भी उन्होंने अच्छा खासा सबक सीखा। सीनियर जियांग अगर मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। हालांकि मास्टर टांग को अपनी बेटी की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वेलिन रैम्पेज गैंग का मेंबर है। रैम्पेज गैंग पूरी रेडमोन सिटी पर डोमिनेट करती है और तुमने उसी खतरनाक बंदे को प्रोवोक किया। क्या तुम्हें सोच सकती है उसका हमारी फैमिली पर क्या असर होगा। जो सुनते ही शियार अपने फादर पर गुस्सा करती वो कह रही थी, वेलिन ने ही पहले मुझे बुली किया था और फिर सीरियन जियांग ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस उनका जवाब था। हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए आप बेवजह आप हम पर गुस्सा ना करें। जो सुनते ही शियार की आंटी जुआन उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई। वो कह रही थी, शियार पता नहीं तुम इतनी नादान कैसे होगी। भले ही वेलिन एक नंबर का कमीना है, लेकिन वो हमारे निकम्मे जीजाजी के मुकाबले 1000 गुना पावरफुल है। साथ ही उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो पूरी सिटी को डोमिनेट कर सकती है और तुमने बेवकूफ़ों की जैसे उस बंदे के साथ पंगे ले लिए। अब इसकी कीमत तो हमारी पूरी टांग फैमिली को चुकानी होगी। जो सुनते ही शियार काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आंटी आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन देखो आप तो आउटसाइडर को सपोर्ट कर रही हो। जब वो वेलिन हमें हरेस कर रहा था तब क्या हम बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते। उतने में ही मास्टर टांग जियांग से कह रहे थे, तुमने वेलिन पर अटैक किया था, इसलिए अब तुम ही बताओगे इस मसले को हल कैसे किया। मगर मेरी टांग फैमिली को भी फैमिली से कोई ज़रा भी टॉर्चर हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम लोगे। तो जियांग तुरंत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए कहता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सारा मसला मेरी वजह से है तो मैं इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी वजह से आपकी टैंक फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर भी फैमिली के लोग आपसे मिलने हैं तो आप उन्हें मेरे पास भेज देना। हालांकि जियांग का एटीट्यूड मास्टर टांग को ज़रा भी पसंद नहीं आता। वो उसे गुस्से में बता रहे थे कि तुमने वी फैमिली और रैम्पेज फैमिली को काफ़ी हल्के में ले लिया है। उनके लिए तुम्हें ख़त्म करना कोई कीड़े को मारने के बराबर होगा, इसलिए अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। मुकाबला वही करो जिससे तुम जीत सको। और यहाँ पे मुझे तुम्हारी मौत साफ नज़र आ रही है। उनकी बातें सुनकर जियांग को वहाँ पर हंसी आ रही होती है। वो मास्टर टांग से कहते हैं, अगर मैंने उस वेलिन के साथ पंगे लेना ज़रूरी समझा है तो मेरे पास उसका बैकअप प्लान भी है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि रैम्पेज गैंग मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी और मुझे उनसे कोई भी डर नहीं है। जैसा मैंने वेलिन को उसकी याद दिला दी, वैसे ही मैं रैम्पेज गैंग को भी उसके स्टेटस दिखा दूंगा। वो लोग बेवजह ही अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हुए दूसरों को बुली करते हैं, लेकिन अब उन्हें आईना दिखाने का वक्त आ चुका है। खैर, अब आपके पास अगर कुछ और बोलने को नहीं है तो मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपके साथ बहस करके अपना प्रीशियस टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। इतना कहते ही जियांग वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ पर शियार जियांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थी। शियार को ये फील हो रहा था कि सारा मसला उसकी वजह से हुआ है। अगर वो जियांग को इनर डिसेबल गैदरिंग में ना ले जाती तो शायद ये होता ही नहीं। वहीं पर आंटी जुआंग अपने बड़े भाई को बताने लगी कि ये जान एक नंबर का घमंडी है, बेवजह उसकी फिक्र मत करो। ये बंदा जिए या मरे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो सुनते ही शियार काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई। वो अपने फादर को बता रही थी कि आप सीनियर जियांग के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। उन्होंने अगर वेलिन के साथ फाइट किया है तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते तो शायद आप उन्हें लूज़र बोलते, और अब जबकि उन्होंने मेरा साथ दिया तो आप उन्हें बेवकूफ़ बोल रहे हो। ये तो सरासर गलत है।
हालांकि शियार की बातें सुनकर मास्टर काफ़ी तंग और ज़्यादा भड़क गए थे। वो कहने लगे, तुम्हारी वजह से हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और तुम हो के एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करती जा रही हो। पता नहीं तुम्हें कल अकल कब आएगी। खैर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लगाने का बस एक ही तरीका है, जब तक मैं ना बोलूँ तुम मेंशन से बाहर एक भी कदम नहीं रखोगी। अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जो सुनते ही शियार काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई। वो चाह कर भी अब जियांग की मदद नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हम जियांग के चेहरे पर स्माइल देख पाते हैं। ये बंदी चाहती थी कि कोई जियांग को बुरी तरह हर्ट करे। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम जियांग को देख पाते हैं जो कि अपने सेक्ट के हॉल में पहुंच गया था। उसने देखा कि इंस्ट्रक्टर मोली उसका ही ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे। वो जियांग को कह रहा था कि तुम तो क्लासेस के लिए लेट हो गए। हमारे सेक्ट के डिसाइपल का इतनी देर से आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो जियांग भी उसे कूल एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मैं आज थोड़ी देर से उठा था। यहाँ पर मोली के साथ वेटियान भी मौजूद था और इसे देखकर जियांग को पता चल चुका था कि मोली उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। तो अब आग में घी डालने के लिए वेटियान मोली से कहता है, ये बंदा तो आपकी ज़रा भी इज्जत नहीं कर रहा। आज हमारी क्लास का पहला दिन है और ये इसी तरह लेट आया और ऊपर से आपको तेवर दिखा रहा है। मेरे ख्याल से इस बंदे को थोड़ा सा कसने की ज़रूरत है। जिस पर मोली कह रहा था, हमारे सेक्ट में रूल्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बिना रूल्स के डिसेबल को मेंटेन करना हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। और जियांग, तुमने जो अपने पहले ही दिन क्लासेस लेट कर दिया, मेरे ख्याल से तुमने उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि आगे चल के तुम गलती को दोबारा ना दोहरा पाओ। तो जियांग अपना हाथ उठाते हुए कहता है, इंस्ट्रक्शन मोली से कहने लगता है, मेरा बस एक सवाल है, अगर मैं आज की पनिशमेंट एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या मैं आज की क्लासेस स्किप कर सकता हूँ? क्योंकि पनिशमेंट के बाद तो क्लासेस अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मोली कह रहा था, अगर एक बार तुम अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर लो तो उसके बाद हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जियांग उसके बाद पूरी तरह से राज़ी हो गया। यहाँ पर वेटियान इविल स्मेल कर रहा था। उससे पता है कि जियांग की अब बैंड बजने वाली है। जिसके बाद हमें एक ट्रेनिंग अरेना दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पपेट्स रखे हुए थे। इंस्ट्रक्टर मोली जियांग को बता रहा था कि अगर 1 घंटे में तुम वार पपेट्स के अटैक को झेलते रहे तो मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर दूंगा। साथ ही खुद को बचाने के लिए तुम इन वार पपेट्स पर भी अटैक कर सकते हो। जिस पर जियांग कह रहा था कि बहुत अच्छा, मैं बस उम्मीद करूंगा कि इंस्ट्रक्शन मोली आप अपना वादा पूरा करें। इधर वेटियान काफ़ी ज़्यादा ही क्यूरियस होकर मोली से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वार पपेट्स कितने पावरफुल हैं? जिस पर मोली जवाब देते हुए बताने लगा, इन दोनों वार पपेट्स के पास गजब की कॉम्बैट पावर है। तुम इनकी पावर्स को 2 स्टार ग्रैंड मार्शल लेवल के साथ कंपेयर कर सकते हो। इनके पास ब्रॉन्ज की बनी स्किल और एक आयरन की बोन्स हैं। अगर कोई 3 स्टार ग्रैंड मार्शल लेवल का बंदा भी इनका मुकाबला करे तो वो इनके सामने हार जाएगा। जो सुनते ही वेटियान का दिल तो गार्डन हो गया। उसे लग रहा था कि जियांग अब पूरी तरह से पिटने वाला है। यहाँ पर उन वार पपेट्स ने अपने वेपन्स निकाल लिए। जियांग उनकी स्ट्रेंथ भापते हुए सोचता है, अब मुझे भी अपनी थोड़ी सी पावर रिवील करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं बिला वजह इन पपेट्स के हाथों बुरी तरह घायल नहीं होना चाहता। और फिर जियांग ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत इन पपेट्स के हमलों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी स्वॉर्ड पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसने वार पपेट्स के वेपन्स को छीन लिया। ये देखकर तो वो मोली और वेटियान हद से ज़्यादा हैरान हो गए। इधर जियांग ने उन पपेट्स के पाँव पर अटैक करते हुए सीधा हवा में जंप लगा दिया। उसने देखा कि वार पपेट्स के गले पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, तो जियांग सीधा उसी क्रिस्टल पर अटैक कर चुका था और उसका ऐसा करते ही वो पपेट बुरी तरह से डैमेज हो गया। यहाँ पर जियांग उन वार पपेट्स के मुंह पर कह रहा था, चलो अब तुम्हारी कमजोरी पकड़ चुका हूँ। तुम्हारी वीकनेस तो तुम्हारे गले पर है। अगर मैं तुम्हारे गले पर वार करूँ तो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते।
जियांग की बातें सुनते ही वो दोनों वार पपेट्स अपने एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर चुके। उन्होंने फटाफट अपने वेपन्स को समन करते हुए सीधा जियांग पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर जियांग ने समय रहते ही उन पपेट्स के अटैक को डॉज करते हुए सीधा उन पर काउंटर अटैक भी कर दिया। उसकी स्वॉर्ड पावर इतनी ज़्यादा शार्प थी कि उन दोनों की वार पपेट्स को गले में बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। साथ ही साथ उनके गले पे लगा हुआ क्रिस्टल भी बुरी तरह से रिएक्ट करने लगा, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जियांग ने अपनी अजूर टाइगर सील टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही स्पिरिचुअल टाइगर बड़ी तेज़ी से आकर उन पपेट्स पर अटैक कर देगा। उन्होंने तो 1 सेकंड के अंदर ही उन वार पपेट्स को छिट्टे उड़ा दिए, और अब उनका काम तमाम करने के बाद जियांग मोली के सामने आ जाता है। मोली को तो यह सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो हैरान होकर कह रहा था, इन वार पपेट्स को हराना तो नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल है। पता नहीं जियांग ने यह कारनामा कैसे कर पाया। यहाँ पर जियांग एकदम खुश होकर कहता है, मुझे तो लगा था कि मेन पपेट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास थे। इनके डैमेज करने के लिए तो मुझे तो ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सच बताऊँ तो मैंने अपनी ताकत का 1% भी यूज़ नहीं किया, और इतने में इनके चिट्ठे उड़ गए। इधर वेटियान हैरान होकर कहने लगा, मुझे तो लगा था इस बंदे की ब्लड लाइन शटर हो चुकी है, मगर ये तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो इंस्ट्रक्टर मोली से कहने लगा, सीनियर क्या आप मुझे क्लास स्किप करने की परमिशन दे सकते हो? तो मोली घबराते हुए जियांग को बताने लगा, हाँ बिल्कुल, तुम कोई भी क्लास स्किप कर सकते हो। जो सुनते ही जियांग वहाँ पर मोली का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। वो हॉल से बाहर आते ही अपनी मास्टर से पूछने लगा, क्या हमें टियानियन माउंटेन में जाकर दोबारा से थंडर शेडो आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए? जो सुनते ही स्वॉर्ड फेरी तुरंत उसके सामने अपेयर होती है। वो जियांग से पूछ रही थी, क्या तुम्हारी स्टार क्लॉड अकेडमी ग्रेविटी चैम्बर मौजूद है? अगर यहाँ पर ग्रेविटी चैम्बर होगा तो हमें यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। उस चैम्बर में प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी थंडर शेडो आर्ट दुगनी इफेक्टिव होगी। अब जियांग के पास उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो फेरी को कहता है, मुझे एल्डर होंग से बात करनी पड़ेगी, शायद वो इस मैटर में हमारी हेल्प कर सकें। जिसके बाद तुरंत ही एल्डर होंग के मेंशन के सामने पहुंच गया था, जहां पर हम एल्डर होंग के डायरेक्ट डिसेबल टांगलिन को देख पाते हैं। वो तो जियांग को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो यांग से पूछता है, बताओ तुम्हारे जैसे लूजर यहाँ पर क्या लेने आए हो? जिस पर यांग जियांग कहने लगता है कि टांगलिन ज़रा ज़ुबान संभाल कर बात करो, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, तो तुम बेवजह हवा में इतना उछलने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है। जिस पर टांगलिन कह रहा था, शुक्र मनाओ मैंने अभी तक तुम्हारी पिटाई नहीं की, मैं अब तुम्हें आखिरी से वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप वहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुम्हारी वजह से मास्टर की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर जियांग कह रहा था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारे साथ ठीक से बात भी नहीं की, तो तुम फिर बेवजह से मेरे खिलाफ इतना ग्रज क्यों रखते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? शायद तुम्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मास्टर होंग भी मेरे सामने इज्जत से बात करता है। उसने भी आज तक मुझे कभी धमकी नहीं दी। अगर तुम्हारे मास्टर को मुझे से इतना डर लगता है तो बताओ तुम्हारे क्या हाशर होगा। जो सुनते ही वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा जियांग के ऊपर हमला कर देता है। वो जंप लगा चुका था। वो कह रहा था, मुझे तुमसे नफरत इसलिए है क्योंकि तुमने 01 के साथ शादी की। और मगर जियांग सामने रहते ही जंप लगाते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है। जो देखकर टांगिंग दोबारा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यांग के ऊपर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर जियांग बड़े आराम से पीछे हटते हुए उसके सारे अटैक को डॉज करने लगा। और अब जियांग ने भी उस पर अपनी पावर्स को आजमाना शुरू कर दी। वो टांगिंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर काफ़ी पीछे धकेल चुका था। टांगलिंग तो ये देखकर हैरान हो गया था कि जियांग के हल्के से प्रेशर से वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका है। अभी तो जियांग ने शुरुआत भी नहीं की थी और इस बंदे को मार मिलना बाकी है। उतने में ही जियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लिया। इस थंडर लायन ने बड़ी तेज़ी के साथ जाकर उस बंदे को एक ही झटके में रूह पर चिपका दिया, जिसके चलते वो बंदा घायल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इन दोनों का शोर शराबा सुनकर वहाँ पर एल्डर होंग भी पहुँच चुके थे।
वो तो अपने डिसाइफल की इतनी बुरी हालत देखकर जियांग पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाए। वो तो जियांग से पूछते हैं, बच्चे आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तुम कोई ना कोई मसले खड़े करते रहते हो, कहीं तुम हमारी स्टार क्लाउड एकेडमी के खिलाफ बगावत करने तो नहीं आए? जो सुनते ही जियांग अपने उसी फनी अंदाज में कहने लगा, एल्डर होंग आपने तो मुझे गलत समझ लिया। दरअसल मैं तो स्टार किंग के कहने पे यहाँ पर आया था। अब स्टार किंग का जिक्र सुनते ही एल्डर होंग थोड़ा सा शांत हो गया। शुरू से जियांग इस बंदे को स्टार किंग की धमकियां देकर ब्लैकमेल करता आ रहा था। वो एल्डर होंग को बताता है कि मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था, मगर इस बंदे ने बेवजह मेरा रास्ता रोका। इतना ही नहीं, इस बेवकूफ़ डांगलिन ने मुझ पर अटैक करने को भी ज़रूरत समझी, इसलिए मेरे पास एक्शन उठाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो अब जियांग की ये सारी सफाई सुनने के बाद एल्डर होंग को भी अपने गुस्से को पीना पड़ता है। वो उससे पूछते हैं, बताओ अब इस बार तुम्हारा मुझसे क्या काम पड़ गया? तो जियांग उससे कहता है, एल्डर होंग में तो बस इतना जानने के लिए आया था कि हमारे सेक्ट में ग्रेविटी ट्रेनिंग स्पेस मौजूद है। जिस पर एल्डर होंग कहने लगते, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर एंशिएंट स्टारवे है। वहाँ की हर स्टेप अलग अलग तरह से स्पेशल प्रेशर से भरी हुई है। उस जगह पर ट्रेनिंग के लिए जाना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जियांग उससे कहता है, एल्डर होंग मैं उसी ग्रेविटी में ट्रेनिंग सेंटर में जाकर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ का एंट्री दिलवा सकते हैं? मैं बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पर हंगामा खड़ा नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दी तो मैं आपका बहुत बड़ा मेहरबान होऊंगा। यहाँ पर एल्डर होंग थोड़ी सी सोचने की एक्टिंग करने लगे। वो ऐसा दिखा रहे थे ताकि जियांग को उसकी फ़िक्र है। जिसके बाद वो तुरंत एक एंशिएंट स्टार टोकन जियांग के हवाले कर देता है। वो कहता है, इसे दिखाकर तुम्हें ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री मिल जाएगी। तुम उस ट्रेनिंग सेंटर में जब तक चाहो तब तक रह सकते हो और यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो जियांग तुरंत ही उस एंशिएंट स्टार टोकन को हासिल करने के बाद एल्डर होंग का शुक्रिया अदा कर रहा था। साथ ही साथ वो होंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आप तो काफ़ी नेक दिल इंसान हो, वरना तो कल्टीवेशन की दुनिया में बेरहम लोगों का कोई कमी ही नहीं। यहाँ पर एल्डर होंग का दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा जूनियर होकर भी मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, मगर फिर भी वो प्लास्टिक स्मेल करते हुए जियांग से कहने लगा, तुम भी काफ़ी ज़्यादा ही नेक दिल हो। तुम्हें तो इस बूढ़े आदमी पर इतना ज़्यादा क्रेडिट दिया है कि क्या ही बताऊँ। बस मेरी 2-4 तारीफ स्टार किंग के पास भी कर देना। जो सुनते ही जियांग हंसने लगा। वो कह रहा था, ऑफ कोर्स सीनियर, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो मैं आपके बारे में ज़रूर बताऊंगा। जिसके बाद वो एल्डर होंग से कह रहा था कि मास्टर आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा आपसे मिलने आऊँगा। अब जियांग के दौर जाने के बाद एल्डर होंग गुस्से में कह रहा था, बच्चे तुम अपना ख्याल रखना। यह मास्टर तो बस जियांग को रास्ते से हटाना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जियांग ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच गया। जियांग इस जगह को केयरफुली ऑब्जर्व कर ही रहा था, तभी उसको अपने मास्टर की आवाज़ आई, जो कि उसे बताने लगी, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्रेविटी सेंटर होगा। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ये स्टार क्लाउड फैक्शन जितना सिंपल दिखता है उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस होगा। खैर, तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका मिला तो तुम इसका फ़ायदा उठाओ। अब यहाँ पर हमें ग्रेविटी ट्रेनिंग प्लेस की एक मास्टर दिखाई दिए, जिनका काम था कि इस ट्रेनिंग प्लेस पर नज़र रखना। तो जियांग तुरंत ही जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए बताने लगा, मैं इस सेट का इनर डिसाइपल हूँ। दरअसल मैं कुछ देर के लिए इस ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर में कल्टीवेट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जियांग ने उन्हें अपना एंशिएंट स्टार टोकन भी शो किया। उस एंशिएंट स्टार टोकन को देखते ही एल्डर उससे कहने लगे, तुम्हें तो इस जगह का अनलिमिटेड एक्सेस मिल चुका है, तुम यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हो, मगर अंदर जाने से पहले तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, हमारे ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर में एक एंशिएंट स्टारवे है जिस पर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना हैवी प्रेशर रहेगा, इसलिए तुम अपनी लिमिट्स को देखकर ही आगे बढ़ना। ज़्यादा बहादुरी दिखाओगे तो बुरी तरह से घायल हो सकते हो। सुनते ही जियांग उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए सीधा बैरियर के पास पहुँच गया। वहाँ पर वो अपना एंशिएंट स्टार टोकन शो करते हुए एंट्री मिल चुकी थी। जिसके बाद जियांग सीधा उस स्पेशल स्टार स्टेरवे के सामने कूद गया। वहाँ आते ही उस पर काफ़ी तेज स्पेशल प्रेशर गिरने लगा, जो देखकर जियांग भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था, मैं तो पहले ही लेवल पर आ चुका हूँ, लेकिन इसके प्रेशर को भी मैं फील कर पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर ये फर्स्ट लेवल इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा
तो पता नहीं अपर लेवल्स कैसे ही होंगे। जिसके बाद जियांग अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा हायर लेवल पर जंप लगा चुका था। यहाँ पर जियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वो पहली कोशिश में छठे लेवल तक पहुँच गया। उतने में उसे स्वॉर्ड फेरी की आवाज़ आने लगी। वो उसे बता रही थी कि तुम्हारे पास 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी है जो किसी भी पावरफुल ट्रेजर से कम नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स की बॉडी नहीं होती तो शायद पहले ही लेवल पर तुम क्रश हो जाते, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की बॉडी इतना हाई प्रेशर को झेल नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर जियांग वहाँ पर कहता है, मास्टर ये सब तो आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने मुझे हर एक स्टेप पर गाइड किया, तो मैं आपका एहसान कभी भी नहीं चुका सकता। इतना कहते ही जियांग वहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ गया। यहाँ पर उसने अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर दिया था ताकि वह जल्द से जल्द ऊपर सेकेंड लेवल पर भी पहुँच जाए। साथ ही उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर मौजूद सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। लेकिन उतने में ही जियांग को वहाँ पर जोरदार एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुआ। साथ ही उसे अपने मास्टर की आवाज़ आने लगी। वो कह रही थी, वहाँ ऊपर जाकर चेक करो कि आखिर ये क्या भयानक एनर्जी यहाँ से आ रही है। मेरे ख्याल में ये स्टार वे पर ज़रूर कोई पावरफुल ट्रेजर होगा। तो जियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा अपर लेवल पर छलांग लगा चुका था। वैसे तो इस हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स को झेलना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन जियांग अपनी मास्टर की मदद के साथ उस ट्रेजर के पास पहुंच जाता है। मास्टर उसे बता रही थी कि ये तो एक डायग्राम फॉर्मेशन है, और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस फॉर्मेशन को अपने अंदर चौथी रैंकिंग के थंडर बीस्ट कोर को छुपा रखा है। जियांग यान, अगर ये कोर तुम्हारे हाथ लग जाए तो ये तुम्हारे गोल्डन लाइन की एसेंस पावर को काफ़ी ज़्यादा भयानक बना देगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फटाफट जाकर इस कोर को हासिल कर लो। तो जियांग भी अपनी मास्टर की बात मानते हुए सीधा उस डायग्राम फॉर्मेशन के अंदर चला गया, जहाँ पर जियांग उस कोर को हासिल करने के काफ़ी ज़्यादा करीब था। मगर उतने में उस थंडर कोर की पावर उसे काफ़ी ज़्यादा ही पुश कर देती है, और वो समझ चुका था कि ये थंडर कोर इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाली। और उतने में वो देखता है कि वो थंडर कोर उस पर अटैक करने की फिराक में है, जो देखते ही स्वॉर्ड फेरी बीच में आकर जियांग को दूर ले जाती। यहाँ पर स्वॉर्ड फेरी ने अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए थंडर कोर के उस अटैक को काउंटर कर लिया। इतना ही नहीं, वो उस कोर की पावर को जमा करते हुए ज़मीन पर डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पर स्वॉर्ड फेरी ने उस कोर को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते फाइनली उस थंडर कोर को भी हार माननी पड़ती है। मगर ये डायग्राम फॉर्मेशन उसी थंडर कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेटअप किया गया था। अब कोर उससे निकलने के बाद वो फॉर्मेशन उस पर अटैक करने लगी, तो मास्टर सोल शील्ड एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को प्रोटेक्ट करने लगी। हालांकि स्वॉर्ड फेरी ने देखा कि ज़्यादा देर तक उसकी शील्ड भी वहाँ पर प्रेशर के सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए वो जियांग का हाथ पकड़कर जल्दी वहाँ से छलांग लगा जाती है। उसके पीछे आते ही वो फॉर्मेशन बहुत ही भयानक तरीके से एक्सप्लोड हो गई। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बेचारे एल्डर की भी वहाँ नींद खुल गई। इधर जियांग अपनी मास्टर से कह रहा था कि वहाँ पर काफ़ी भयानक प्रेशर था, और उतने में वो देखता है कि स्वॉर्ड फेरी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है। वो फटाफट अपनी मास्टर को संभालने लगा। फेरी उसे बताती है कि शायद मैंने इस पर्पल फॉर्मेशन के डायग्राम पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया। मुझे तो लगा था कि मैं आसानी से इस पावर को झेल पाऊंगी, लेकिन अब तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी पूरी सोल पावर एग्जॉस्ट हो गई है। मेरे ख्याल से मुझे आराम की करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जियांग को खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो चाहकर भी अपनी मास्टर की कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो उससे पूछता है, मास्टर क्या ऐसा रास्ता है कि जिसका यूज़ करके आपकी सोल पावर को रिकवर कर पाएँ। स्वॉर्ड फेरी उसे बताने लगी कि मेरी मदद तो बस 16 ऑब्जेक्ट ही कर सकते हैं, मगर इतने कम वक्त में उसे हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम मुझे आराम करने पर ध्यान देने दो। साथ ही स्वॉर्ड फेरी ने जियांग को बता रही थी, तुम्हारे गले में जो स्वॉर्ड सोल बोन है उसमें तुम्हें मेरी ज़िंदगी भर की हासिल की हुई नॉलेज, मेडिकल आर्ट्स, एल्केमी और फॉर्मेशन टेक्निक्स के इम्प्रिंट मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरी एब्सेंस में तुम उनकी मन लगाकर पढ़ाई करो। इसी तरह मेरे ना होने के बावजूद भी तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो जियांग अपनी मास्टर से प्रॉमिस करता है, भले ही सोलो जेट्स को इतना जल्दी ढूंढना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी करते हुए सोलो जेट्स को हासिल करूंगा, ताकि मैं अपनी मास्टर की थोड़ी सी मदद तो कर पाऊँ। हम दोनों मिलकर अपनी सोल और बॉडी को रीबिल्ड करेंगे। अब स्वॉर्ड फेरी के सोल बोन में जाने के बाद जियांग उस फॉर्मेशन को देखने लगा। वो कहने लगा, इस पर्पल फॉर्मेशन के डायग्राम का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि
मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट को स्टार क्लाउड से के एल्डर्स ने भी महसूस किया होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से अभी के अभी निकलना चाहिए। मगर उतने में यांग वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ। हालांकि जब उसने देखा तो वो पर्सन वहाँ से गायब हो चुका था और तभी अचानक से एक बंदी उसकी तरफ करीब आ गई तो जियांग काफ़ी तेज से उससे दूर हट जाता है। वो जियांग से पूछने लगे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें इस पर परफॉर्मेशन ने कौन सा ट्रेजर मिला। दरअसल ये बंदी एक वाइट फॉक्स है और उसे जियांग के हासिल की हुई थंडर कोर में काफ़ी ज़्यादा ही दिलचस्पी थी। इधर जियांग कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। सुनते ही वो बंदी सीधा उसकी तरफ भागने लगी। वो कह रही थी अगर वो मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खुद ही पता कर लूँगी। तो उसे अपनी तरफ आता देखकर जियांग भी अपने गोल्डन लाइन को समन कर लेता है। साथ ही साथ वो अपने थंडर फ्लैश टेक्निक का यूज़ करते हुए उस बंदी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो वाइट फॉग इतनी तेज थी कि उसे छलांग लगाते ही जियांग के अटैक को डॉज कर लिया। यहाँ पर जियांग को समझ आ चुका था कि उसके अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर उसने नोटिस किया कि इस बंदी ने अभी तक मुझ पर कोई भी हमला नहीं किया। वहाँ पर वो बंदी उसे बता रही थी मैं तो स्टार क्लाउड एकेडमी के सारे डिसेबल्स को जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि सेट के पास तुम्हारे जैसा कोई भी जीनियस न होगा। सच बताऊँ तो तुम्हारी पावर देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ और जो भी लोग मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं मैं उनका इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद वो दोबारा से जियांग पर कूद गई और यहाँ पर जियांग को लग रहा था कि वो बंदी मुझ पर अटैक करने लगेगी, लेकिन वो तो सीधा उसकी बाहों में आ चुकी थी। यहाँ जियांग को भी उस बंदी को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। वो एग्जैक्टली उसकी थंडर कोर छीनना चाहती थी या उसके साथ फ्लर्ट करना चाहती थी। यह बात अभी तक उसे क्लियर समझ में नहीं आ रही थी। अब उतने में वो बंदी उसकी गोद से नीचे उतरते ही तुरंत उसके ऊपर हल्के फुल्के अटैक करने लगी। जियांग इतना तो समझ गया था ये बंदी बिल्कुल भी घायल नहीं करना चाहती, बल्कि इसके इरादे तो कुछ और ही हैं। यहाँ पर वाइट फॉक्स ने उस जियांग का हाथ थाम लिया था। वो बस लंबी लंबी आहें भरते हुए उसे घूरने लगी, जो देखकर जियांग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब वो उस लड़की से कोई सवाल पूछ पाए इससे पहले ही दूर लगा हुआ बैरियर एक्टिवेट हो गया, जो देखकर वो लड़की उससे कहने लगती है शायद यहाँ पर कोई आने वाला है। तुमने जो यहाँ पर धमाका किया वो शायद एल्डर्स ने भी सुन लिया होगा। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे पास वो ट्रेजर है तो ज़रूर उसे छीनने की कोशिश करेंगे। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे फॉलो करना होगा। यहाँ पर सिर्फ मैं ही तुम्हें एक्सपोज होने से बचा सकती हूँ। अब जियांग को इस पर ट्रस्ट करने के अलावा और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ स्वॉर्ड फेरी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो उस लड़की की बात मानते हुए सीधा उसके पीछे चला जा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है गाइस। ओह माय गॉड।